बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 501 से लेके 550 तक MCQs ट्राई करेंगे करने की। तो आज का फर्स्ट MCQ है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सिफिलिस सीरोलॉजी यूजेस कौन सा एंटीजन। अच्छा, इस बात से पहले कि हम नॉन स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रा डिटेल वाला MCQ हल करें, हम पहले ये बात कर लेते हैं कि सिफिलिस को जब हम डायग्नोस करते हैं तो उसकी सीरोलॉजी में दो टेस्ट क्या होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक सीरोलॉजी वाले टेस्ट, ठीक है, यानी ये वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करेगा दैट आर स्पेसिफिक टू द ट्रिपोनीमा पैलिडम स्पायरोकीट, वो और किसी में नहीं आने वाली। तो स्पेसिफिक में आप लोगों ने मेन क्या याद रखना है, TPHA, TPPA, MHA, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम हीमोग्लूटिनेशन, ट्रिपोनीमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन और माइक्रो हीमोग्लूटिनेशन ऐसे, ठीक है, और FTAPS भी, बल्कि ये जो फ्लोरेसेंट ट्रिपोनीमल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ये ओनली इन ट्रिपोनीमा पैलिडम पॉजिटिव आएंगे, ये और किसी नॉन स्पेसिफिक इलनेस में नहीं पॉजिटिव आ सकते। फिर है वो टेस्ट जो कि नॉन स्पेसिफिक वाले, नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो उसमें हम डिवाइड करते हैं, उसमें दो आ जाते हैं, एक रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट और उसी का भाई VDRL, वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री, ठीक है। तो VDRL और RPR के माइक्रो वालों को प्लीज़ डिफरेंसेस भी आते हो, नॉन माइक्रो वालों को सिर्फ यही पता हो कि ये नॉन स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक है। और एक और बात प्लीज़ ये पता हो कि अगर वो पूछे कि जब आप थेरेपी का रिस्पॉन्स देखते हो तो फिर कौन सी वाली पॉजिटिव आती है, तो जब रिस्पॉन्स देख रहा होता है ना कि हाँ टाइटर गिर रहे हैं, ऐसा ऐसा बेहतरी आ रही है, तो वो ये वाले होंगे, ठीक है, कि ट्रीटमेंट के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होंगे। जो स्पेसिफिक वाले टेस्ट है ना, दे विल रिमेन पॉजिटिव फॉर लाइफ। मतलब एक बंदे को सिफिलिस हुआ है, उसका TPH उसकी पूरी ज़िंदगी कभी नेगेटिव नहीं होएगा, ठीक है। तो दीज विल रिमेन पॉजिटिव फॉर लाइफ। और अगर आप पेनिसिलिन ले लो, आपने ट्रीटमेंट ले लिए, तो आपके जो नॉन स्पेसिफिक के टाइटर्स हैं यानी RPR और VDRL के, वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लीज़ याद रखिएगा। जो माइक्रो वाले हैं उनको थोड़े से और टेस्ट भी पता हूँ, ये भी पता हो कि नॉन स्पेसिफिक में एक ट्रस्ट आ जाता है और एक अनहीटेड सीरम रिएजेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले पूरे माइक्रो वालों को पूरे नाम आने चाहिए, ठीक है। अब ज़रा उस टेस्ट को रिव्यू करते हैं। अच्छा, इससे पहले ज़रा एक और बात भी मेरा दिल था कि हम पढ़ लें कि जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ना, उसमें जो RPR है और VDRL है, अगर ये अगर जो स्पेसिफिक है वो एंटीबॉडीज़ ओनली स्पेसिफिक टू ट्रिपोनीमा पैलिडम डिटेक्ट कर रहा है, तो ये वाला क्या कर रहे हैं डिटेक्ट, ये क्या चीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। अब होता यह है कि जो ट्रिपोनीमा पैलिडम का हमारे पास स्पायरोकीट है, वो हमारे सेल्स को डैमेज तो करता है ना, तो जो हमारे सेल्स की जब डैमेज होती है एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस स्पायरोकीट, तो डैमेज के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। इस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कि हमारा सेल डैमेज हो रहा है और हमारा सेल डैमेज के रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहा है, तो इस सारे सिलसिले के चक्कर में हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बना देती है, जिनको रीएजेंट एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि देखें दे आर इन रिस्पॉन्स टू डैमेज ना, तो यानी एज अ रिएक्शन टू, तो इसलिए इनका नाम रीएजेंट यानी रिएक्टिंग एंटीबॉडी, इसीलिए इसको मतलब ये कहा जाता है। तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक IgGs IgMs, ठीक है। अच्छा, अब देखा ये गया कि जो ट्रिपोनीमा पैलिडम का जरासीम जब हमारे सेल्स को डैमेज करता था, ट्रिपोनीमा पैलिडम का जरासीम जब हमारे सेल्स को डैमेज करता था, तो उस रिस्पॉन्स में जो प्रोडक्ट्स निकलते थे, उनके खिलाफ जो एंटीबॉडियाँ होती थी ना, तो वो एंटीबॉडीज़ देखा गया कि बीफ हार्ट के जो ऊपर कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उससे भी रिएक्ट कर जाती हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि मतलब इस बीफ हार्ट को एज एंटीजन यूज़ कर लेते हैं लैब में, और इसको फिर बंदे की एंटीबॉडियों के अगेंस्ट रिएक्ट करा के देख लेंगे कि हाँ जी रिएक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि देखें इंसान की तो आप किसी चीज़ को नहीं रिएक्ट करा सक रहे ना, यू नीड टू यूज़ समथिंग एज एन एंटीजन। तो वो इंसान की आप किसी चीज़ को नहीं यूज़ कर रहे, आप बीफ हार्ट के उसको यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अब जिस चीज़ को आप यूज़ कर लेते हो ना, उसका पूरा नाम इज़ कार्डियोलाइपिन लेस देन बीफ हार्ट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो सारा कुछ बीफ हार्ट से ये सारे एक्सट्रैक्टेड हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगेन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सिफिलिस सीरोलॉजी यूजेस कौन सा एंटीजन, तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में यानी VDRL और RPR में आप जो एंटीबॉडियाँ हैं, आप उन एंटीबॉडियों को किससे रिएक्ट करवाते हो, एंटीजन आप किसको यूज़ करते हो, तो एंटीजन आप कार्डियोलिपिन लेसिथिन बीफ हार्ट कोलेस्ट्रॉल को एज एंटीजन यूज़ करते हो और इन एंटीबॉडियों को रिएक्ट करा के देख लेते हो। अब ये अगली बार सिर्फ माइक्रो वालों के लिए ये ज़रा पूछते होते हैं कि VDRL और RPR के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ हमारी लैब में तो एटलीस्ट सिर्फ RPR ही हो रहा है, हमारे पास VDRL नहीं होता। तो इसमें ये प्लीज़ पता हो कि जो RPR है ना, RPR में आप
माइक्रो आप फ्लॉकुलेशन देखते हो, यानी जब उस बीफ हार्ट समथिंग समथिंग के साथ आपकी एंटीबॉडियाँ रिएक्ट करेंगी तो कार्ड पे आपको एग्लूटिनेट्स इस तरह के नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भी पता हो कि आरपीआर का सफ़ेद रंग का कार्ड होता है और जो वो बीफ हार्ड कोलेस्ट्रॉल वाली जो एंटीजन होता है ना, दैट इज़ कार्बन कोटेड। तो कार्बन कोटेड के साथ जब एग्लूटिनेशन होगी हमारी एंटीबॉडियों की तो वो विजिबल क्लम्प्स इन द फॉर्म ऑफ काले क्लम्प्स आपको नजर आता है। ये बस माइक्रो वालों के लिए बता रही हूँ। तो यानी विजिबल जो एग्लूटिनेशन है वो आरपीआर में हो रही होती है। और जो वो थी ना वीडीआरएल, तो उसमें एक तो ये रोला था कि आपको ना इंक्यूबेशन टाइम देना पड़ता था 56 डिग्रीज का। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएसएफ का कर रहे हो तो आपको उसको पहले प्री हीट करना पड़ता था 56 पे, ठीक है, फॉर आई डोंट नो हाउ मच, आई थिंक आधे घंटे का टाइम होता था। और उसके बाद उसकी ना स्लाइड टाइप प्लेटें होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड प्लेटें होती हैं, और उसमें फिर इनका जब एंटीजन एंटीबॉडियाँ डालते थे, मतलब ह्यूमन का सीरम डालते थे और इसका एंटीजन डालते थे, तो फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखते थे। यानी इसका प्रिंसिपल था माइक्रो एग्लूटिनेशन, माइक्रो फ्लॉकुलेशन, जबकि आरपीआर का प्रिंसिपल है फ्लॉकुलेशन, ठीक है। तो माइक्रो वालों को स्पेशली थोड़ी इटी बिटी ग्रिटीज बताऊँ। अच्छा किधर गए हम, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हमारी सारी जो जो सिफिलिस से पॉसिबल बातें थी वो हम लोगों ने कर ली हुई हैं, ठीक है। इसकी अब थोड़ी सी प्यारी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कि नॉन स्पेसिफिक वाले, दीज टेस्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजन्स। तो एंटीजन जो आप यूज करें वो ट्रिपोनिम थोड़ी है, वो तो कार्डियोलाइपिन लेसिथिन बीफ हार्ट कोलेस्ट्रॉल वाला सिलसिला चल रहा है, वो तो वो वाला टिश्यू है, ठीक है। एंड दे रिएक्ट विद एंटीबॉडीज इन हमारे सीरम के सैंपल्स फ्रॉम पेशेंट्स विद सिफिलिस। और क्योंकि दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रिपोनिमा की डैमेज, टू डैमेज ऑफ हमारे सेल्स बाय ट्रिपोनिमा, तो इसीलिए इनको रिएजन एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। और ये नॉन स्पेसिफिक आईजीजी आईजीएम्स का मिक्सचर होती है, ठीक है। अच्छा इसकी एक दफ़ा थोड़ी सी वो प्यारी अंग्रेजी भी लिख दी है, जो जो अभी बताया है ये उसका थोड़ा सा प्यारा एक्सप्लेनेशन है, ओके। फिर आगे चलते हैं। 32-year-old नर्सिंग असिस्टेंट आया था हु हैड टू गो अब्रॉड, तो अपनी सिफिलिस सर्ology कराने आया। कोई उसका हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट उसका नहीं था एज सच। इन योर लैब उसका VDRL पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन TPHA EIA नेगेटिव है। ये भी स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ ट्रिपोनिमा में आता है। तो यानी वो कह रहे हैं स्पेसिफिक नेगेटिव है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। और जब आपने उससे पूछा तो वो कह रहे हैं मैं जब 1 मंथ बैक ही आपसे अपना VDRL और TPHA कराए थे तो नेगेटिव थे, तो अभी बस मेरा VDRL पॉजिटिव आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर एक्यूट फॉल्स पॉजिटिव VDRL। अच्छा इसमें ना एक काइंड ऑफ निमोनिक है, मैंने इसका ये याद रखा हुआ है कि अ प्रेग्नेंट बिल्ला, ठीक है, मैंने इसका ये याद रखा हुआ है। तो ए से बनता है एक्यूट फेब्राइल इलनेस, पी से बनता है ये जो प्रेग्नेंट, तो मतलब इससे प्रेगनेंसी याद कर लें, यानी प्रेगनेंसी इज अ कॉज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव VDRL, ठीक है। और फिर ये जो बिल्ला वाला वर्ड है ना, इसको ऑल कैपिटल्स है, ठीक है। तो इससे क्या क्या बनता है, हेप बी, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लेप्रेसी, लूपस, एंटीफॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये सारे वो कॉजेज हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिव VDRL के आ सकते हैं। तो इसमें टॉप मोस्ट सबसे पहले ही लिखा हुआ है जो कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। तो एक्यूट फेब्राइल इलनेस मतलब कैसी मतलब है कि कोई उसको मतलब वायरल फीवर टाइप हो गया, कोई डेंगी मलेरिया एमी, उसको कोई बुखार हो गया, तो वो टॉप मोस्ट कॉमन कॉज होती है। तो जब भी आपकी लैब में VDRL पॉजिटिव आ रहा होता है और TPHA नेगेटिव होता है ना, तो आप ये ज़रूर पूछते हो कि आपको इन द लास्ट वीक आपको बुखार तो नहीं हुआ था। तो वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज कि उसका फॉल्स पॉजिटिव VDRL आ रहा है। तो यानी क्रॉस रिएक्टिंग के तौर पे वो पॉजिटिव आ गया ना, तो ड्यू टू सिफिलिस नहीं आया वो। तो हमने एक्यूट फेब्राइल इलनेस टॉप वाला कॉज पढ़ा था, तो एक्यूट फेब्राइल इलनेस में टॉप में हमारे पास ये आ गया। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि इसने बाकी ऑप्शंस में वो दी हुई हैं चीज़ें, उसने हमें लूपस दिया हुआ है और उसने क्या दिया हुआ है, SLE दिया हुआ है, एंटीफॉस्फोलिपिड उसने हमें दिया हुआ है, तो इन पे नहीं टिक लगाना। टॉप मोस्ट ये सीक्वेंस वाइज कॉजेज थे, तो एक्यूट फेब्राइल इलनेस हमने टॉप पे लिखा था, तो उसको सबसे पहले ढूंढ के सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यानी बुखार को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, तो वायरल इलनेस, ओके। फिर वो कहते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज पार्ट ऑफ EPI का प्रोग्राम। तो ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है और इसमें कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड होता है कॉन्जुगेटेड टू डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो वो कहते हैं कि इस वैक्सीन में कौन सी सीरोटाइप वाली कवर हो रही होती है। तो हमने लास्ट वाले एपिसोड्स में भी कवर किया था, लास्ट वाले जितने भी MCQ गुजरे हम हमेशा हिब की बात करते थे, हिब वैक्सीन, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा सीरोटाइप B, क्योंकि इसको सीरोटाइप B ही मोस्ट कॉमन थी और मेनिंजाइटिस का हमारे एरिया में यही मोस्ट पॉजिटिव थी, ये वाली सीरोटाइप, तो इसीलिए हम लोगों ने इसी को इनकॉर्पोरेट कर लिया वैक्सीन में, ठीक है। तो हिब वाली से याद रखिएगा कि सीरोटाइप B। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा डू नॉट ग्रो ऑन ब्लड एगर। हम लोगों ने इसका क्या एक बात याद की हुई है, हम लोगों ने याद किया हुआ है कि हेमोफिलस
हेमोफिलस ड्यूक्राई, तो डी से 10, तो डी से हमने बात की थी कि इसको सिर्फ फैक्टर 10 चाहिए। हेमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजी, पी से 5, तो इसको सिर्फ फैक्टर 5 चाहिए। और जो इन्फ्लुएंजी है उसको दोनों चाहिए, यानी उसको फैक्टर 10 भी चाहिए एंड उसको फैक्टर 5 भी चाहिए। ठीक है, अब इसका ज़रा कॉन्सेप्ट ना एक दफ़ा समझ लें, बहुत आगे आसानी हो जाएगी। तो अब जो आपकी ब्लड एगर की प्लेट होती है ना, तो एक निमोनिक याद रख लें कि फायर इज़ विद इन अस। ठीक है, मतलब आग इंसान के अपने अंदर होती है। ठीक है, फायर इज़ विद इन अस, तो यानी फायर यानी फैक्टर 5 इज़ विद इन द आरबीसीज, यानी ये आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के टूटने पे ही बाहर निकलेगा। जबकि जो 10 है वो रेडी बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खून में था, वो आरबीसी के अंदर नहीं था। तो ब्लड एगर में तो आपने खून डाला ना, आपने टूटा हुआ खून तो नहीं डाला, हीमोलाइज तो नहीं डाला गर्म करके, जिस तरह आप चॉकलेट एगर में करते हो, आप हीट करके तोड़ देते हो आरबीसीज को, वैसा तो नहीं आपने ब्लड एगर में किया। तो ब्लड एगर प्लेट में सिर्फ ब्लड होता है, तो उसमें फैक्टर 10 रेडीमेड होता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है वो इस पे उगेगा? नहीं, इन्फ्लुएंजी को तो फैक्टर 10 भी चाहिए और फैक्टर 5 भी चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 मौजूद है। तो हम कैसे करें कि हम अगर ब्लड एगर पे मैंने इसको उगाना है तो मैं क्या करूँ? तो एक टेस्ट होता है, उसको आप कहते हो सैटेलाइटिज्म टेस्ट। उसकी तस्वीर पहले देख लें। उसमें आप करते ये हो कि दरमियान में आप स्टाफ ऑरियस लगा देते हो, मतलब आप पूरी प्लेट पकड़ते हो, पूरी प्लेट पे ना आप स्वैब पकड़ के हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी को लॉन कर देते हो, पूरी प्लेट पे मल देते हो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी को। उसके बाद आप प्लेट के दरमियान में एक स्टाफ ऑरियस की स्ट्रीक करते हो, कि यानी दरमियान में ऑरियस लगा देते हो, और पूरी प्लेट पे आपका क्या था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी आपने मल दिया था। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बाकी जगहों पे नहीं उगता, सिर्फ वहीं उगता है जहाँ पे आपने स्टाफ ऑरियस को लगाया था, और वो भी स्टाफ ऑरियस जो कि बीटा हेमोलिटिक स्टाफिलोकोकस ऑरियस था। तो अब हुआ क्या बेसिकली, ये क्यों उगा ही उधर जहाँ पे स्टाफ ऑरियस आपने लगाया था? इसीलिए क्योंकि हमने कहा था कि अच्छा, अब 10 तो रेडीमेड था ना ब्लड एगर में, 10 का तो मुझे कोई मसला नहीं था, मुझे चाहिए था 5। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने ब्लड एगर की प्लेट में दरमियान में स्टाफ ऑरियस लगा दिया, तो स्टाफ ऑरियस ने अपने पास जब हेमोलिसिस कॉज कराया, तो हेमोलिसिस होने से आरबीसीज टूट गए। आरबीसीज टूटने से जो फैक्टर 5 था, फायर इज विद इन अस, तो फैक्टर 5 बाहर की तरफ आ गया। तो अब इस जगह पे मेरे पास अब 10 भी मौजूद है और मेरे पास 5 भी मौजूद है, दोनों जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी को ग्रोथ के लिए चाहिए थे। तो देखा यह जाएगा कि ऑरियस के इर्द गिर्द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी की ग्रोथ आई होगी, बाकी पूरी प्लेट पे कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो लाइक अ सैटेलाइट अराउंड स्टाफिलोकोकस आया हुआ है, लाइक अ सैटेलाइट अराउंड स्टाफिलोकोकस ऑरियस की स्ट्रीक ऑन ब्लड एगर, तो इसीलिए इस टेस्ट को सैटेलाइटिज्म टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और हाँ, तो यही उसने बेसिकली बात की भी थी। और एक और बस बात पता हो कि अब खैर ये तो अब छोटी बात रह गई हम लोगों के लिए कि 10 एंड फैक्टर 10 और फैक्टर 5 दोनों फिर किस एगर में हुए? दोनों तो चॉकलेट एगर में हुए, क्योंकि चॉकलेट एगर में जब आप उसको बना रहे थे तो अपने ब्लड को हीट किया था ताकि आरबीसीज टूट जाए उस हीट होने से, और टूटा हुआ ब्लड आपने हेमोलाइज्ड ब्लड फिर आपने डाला था उस एगर के अंदर, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर की तरफ आ गए, तो वो फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी के लिए, नेसीरिया गनोरी के लिए, नेसीरिया मेनिंजाइटिस के लिए रेडिली अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो चॉकलेट एगर में तो मसला ही नहीं था, मसला सारा तब पेश आया जब मैंने ब्लड एगर की प्लेट पे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी को उगवाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो गया। ये बड़ा ना इन लोगों को पसंद का सवाल है कि चॉकलेट एगर इज़ फॉर कौन एंड कौन? चॉकलेट एगर इज़ फॉर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड निजीरिया। न्यूट्रिशनली वेरिएंट स्ट्रेप्टोकोकस भी बिल्कुल देते हैं, कि यही रीज़न कि उनको भी फैक्टर 5 चाहिए। ठीक है, तो जिसको भी 5 चाहिए वो एज सैटेलाइटिज्म आपको पास नजर आएगा। प्लस इसमें एक और ये भी कहते हैं कि न्यूट्रिशनली वेरिएंट को ना वो भी चाहिए होता है पैराडॉक्सिल विटामिन B6, जो कि कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो विद इन द आरबीसीज, जबकि मुझे ऐसी प्रीवियसली कोई बात नहीं पता थी। तो जब वो आरबीसी टूटेगा तो वो इसको भी बाहर निकाल देगा, तो वो लोग फिर इसको लेके उग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो डॉक्टर एमन ने बात की है ना, ये प्लीज़ माइक्रो वालों को पता हो, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ए बायोट्रोफिया ग्रैनुलिकटेला, ये लोग भी सैटेलाइटिज्म शो करते हैं। मुझसे राउंड में भी पूछा था कि और कौन है जो हेमोफिलस के अलावा शो करता है, तो माइक्रो वालों को प्लीज़ ये बात बताओ। ठीक है, अच्छा, फिर है हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ होगी आगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी डू नॉट ग्रो ऑन ब्लड एगर। तो कब ऐसे हुआ कि आप हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी में बी सीन ग्रोइंग ऑन शीप ब्लड एगर क्लोज टू हेमोलिटिक स्टाफ ऑरियस? तो इसको कहते हैं सैटेलाइट फिनोमेनॉन।
तो हेमोफिलस इन्फेंसी का बताएं कि इट रिक्वायर्स कौन कौन से फैक्टर्स फॉर इट्स ग्रोथ. तो हम लोगों ने बात की थी इन्फेंसी नीड्स 10 एंड फैक्टर 5. इट नीड्स बोथ. ठीक है, बोथ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10. ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया. और ठीक है, अच्छा, 42-year-old मेल हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लीडिंग टू फेशियल ट्रॉमा. फेशियल ट्रॉमा के बाद उसका जॉ ब्रेक हो गया. लेटर ऑन ही डेवलप्ड हार्ड नॉन टेंडर स्वेलिंग अलॉन्ग विद साइनस ट्रैक्ट. तो हम लोगों ने क्या कहा था, जब भी जॉ का ट्रॉमा हो, कोई पंच टाइप बात हो, साइनस ट्रैक्ट्स बनने की बात हो और सल्फर ग्रेन्यूल्स का जिक्र आ जाए, तो ये ऑलमोस्ट क्या 90% क्या हमारे पास बन गया. और देखिए उसे ग्राम स्टेन पे भी आपको बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं. तो इस एनारोब का क्या नाम होता है, तो ये एक्टिनोमाइसीस इजराइली. ठीक है, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक उसकी बातें हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इजराइल से याद करें जी, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैंने ना इसको काट के नाम इसका कर दिया था हर जगह जुल्म, बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, अच्छा जी, तो एक्टिनोमाइसिस, तो ये हो गया इस तरह के साइनस ट्रैक्ट्स बनाते हैं. और इससे देखें इस तरह की जो साइनस ट्रैक्ट है कॉज कराता है ना, तो इसीलिए इसका नाम लंपी जॉ डिजीज़ भी रख दिया गया था. ठीक है, तो ये वाली इमेज पता हो, इससे येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स का निकलने का पता हो. येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दे आर मैक्रो कॉलोनीज ऑफ एक्टिनोमाइसिस. ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज इज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड, नॉन स्पोर फॉर्मिंग और इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस है. तो कहते हैं कि इसके क्या रिएक्शंस होंगे. अच्छा, ये मेरे ख्याल से वैसे नॉन माइक्रो वाले बंदे से पूछना थोड़ी ज़्यादती की बात है, लेकिन लिस्टीरिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पैथोजन है तो बेशक इसका रट्टा मार लें लेकिन कर लें. लेकिन माइक्रो वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब इसका बारी बारी ज़रा रूल आउट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, जो एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस नेगेटिव, नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है. सो मच सो कि जब भी आप लिस्टीरिया सस्पेक्ट कर रहे होते हो तो आप एस्कुलिन एगर ज़रूर लगाते हो. आप एंटेरोकोकस का जो सेट होता है, एंटेरोकोकस सेट से आप बाइल एस्कुलिन को आप चोरी कर लेते हो और आप उसमें इसको स्टैब कर देते हो लिस्टीरिया की कॉलोनियों को. तो अगले दिन वो काला हो जाता है, यानी इट इज़ एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस पॉजिटिव. और ये तो बड़े उसके जब पहले दिन लिस्टीरिया आता है तो जो टॉप मोस्ट टेस्ट आप उसके लगाते हो, इट इज़ वन ऑफ देम. तो ये तो बिल्कुल भी ना हुआ. H2S गैस, नहीं बिल्कुल भी हमने कभी नहीं बात की कि सल्फर गैस बना रहा हो लिस्टीरिया, कभी भी नहीं. इंडोल पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ऑक्सीडेज, बिल्कुल भी नहीं. तो MR अगर हम रूल आउट भी वैसे करते तो हम पहुंचते MRVP पे. ठीक है, लेकिन प्लीज़ जो माइक्रो वाले हैं वो प्लीज़ याद रखें कि ये MR एंड VP बोथ पॉजिटिव है. जो नॉन माइक्रो वाले हैं अगर वो बेशक हल्का सा ही इतना सी समझ लें कि जिस तरह बैक्टीरिया ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है ना, उस ग्लूकोज के इस्तेमाल की बेसिस पे आप इसको दो पाथवेज में डिवाइड करते हो. एक वो पाथवे होता है जिसमें मिक्स्ड एसिड्स बनते हैं और एक वो पाथवे होता है जिसमें एसीटोइन होती है, एसीटोइन बनती है. तो जिस पाथवे से मिक्स्ड एसिड बनते हैं उसको मिथाइल रेड पाथवे कहते हैं और जो दूसरे वाला होता है उसको वोग्स प्रोस्कॉर पाथवे कहते हैं. ठीक है, नॉन माइक्रो वालों को बस इतनी सी बात पता हो. ठीक है, लिस्टीरिया इज पॉजिटिव फॉर बोथ. लिस्टीरिया इज एस्कुलिन पॉजिटिव, H2S नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव. कैटलेज पॉजिटिव, प्लीज लिस्टीरिया का नहीं भूलना. टम्बलिंग मोटिलिटी नहीं भूलनी. ठीक है, अच्छा, फिर 18-year-old कॉलेज स्टूडेंट वेंट टू रेस्टोरेंट ऑन वीकेंड एंड एट हैम बर्गर. अच्छा, अब आधा तो इधर ही बात होगी जब उसने हैम बर्गर की, क्योंकि हैम बर्गर की हम लोगों ने कुछ ही हिंट्स बनाई हुई हैं. डेवलप्ड ब्लडी डायरिया. इट वॉज एस्टैब्लिश कि उसको ना शिगा टॉक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेंस फैक्टर इन दिस वाला पैथोजन. तो व्हाट कुड इट बी. तो हम लोगों ने किसकी बात की थी शिगा टॉक्सिन में, अंडर कुक्ड हैमबर्गर्स की, और इवन हमने हस की एक दफ़ा इसमें बात की थी, डाइसेंट्री थी. तो ये कौन है ब्लडी डायरिया वाला, तो ये है EHEC, वो जो हम O157H7 वाला कहते थे, एंटेरो हेमरेजिक इक्वलाई. एसिनेटोबैक्टर बोमनाई इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. तो कहते हैं एसिनेटो के बारे में झूठ क्या है. तो अगर हम बारी बारी इसको चलाएं तो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वेंटिलेटर, तो बिल्कुल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का तो ये बड़ा एक पॉपुलर कॉज है. कैटलिस्ट पॉजिटिव, यस. ऑक्सीडेज नेगेटिव, ये भी यस, ये तो सच है. तो क्योंकि ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉजेज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में हम सूडोमोनास, बर्फोल्डेरिया, इस तरह की हम बातें करते थे. हम एसिनेटो नहीं बोलते थे ऑक्सीडेज पॉजिटिव में कभी भी. ट्रांसमिशन इज बाय पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, नहीं ये भी बिल्कुल भी नहीं. हाँ, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, बट इसका ना अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सो बट ओके, पार्टली करेक्ट. ठीक है, अच्छा, जो ये वाली बात उसने कर दी ना, ये तो बहुत ही बुरी बात उसने कर दी कि इट हैज़ अ डार्टिंग मोटिलिटी. अब देखें, जो एसिनेटो का लफ्ज़ ही है ना, एसिनेटो, वो इससे निकला है कि ए काइनेटो, यानी नो मूवमेंट. उस मतलब उसके नाम में लिखा हुआ है कि मैं हिलता नहीं हूँ. तो डार्टिंग मोटिलिटी तो बिल्कुल ही झूठी बात हो गई. एसिनेटोबैक्टर इज नॉन मोटाइल. ठीक है,
तो जब हमारे पास माइक्रोस्कोपीज़ में ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई आ रहे होते हैं जो कि ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं, और मोटिलिटी आप करो तो मोटिलिटी नेगेटिव होते हैं, तो आप उनको प्रीएम्प्टिवली एटलीस्ट क्लिनिशियन को बता तो देते हो कि यार एसिनेटोबैक्टर लग रहा है, तो ये ना हो कि उसको कोई एस्ट्रोनैम जा रही हो या ऑगमेंटिन जा रही हो, तो वो चीज़ इस पर नहीं काम करेगी, तो वो एटलीस्ट डिसकंटिन्यू कर दो आप। ओके, फिर है शिगेला इज़, अच्छा इसका ना नॉन मोटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये प्लीज़ नहीं भूलनी। शिगेला इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड, और ये ना लोग ये भी बहुत गलती कर देते हैं, लोग ऑक्सीडेज, पता नहीं क्यों लोग इसको ऑक्सीडेज पॉजिटिव बना देते हैं, ये नहीं गलती करनी, एसिनेटोबैक्टर इज ऑक्सीडेज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा फिर ये वाला एमसीक्यू है ना, ये माइक्रो वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन माइक्रो वाले बेशक इसको रट्टा ही लगा लें, लेकिन जो माइक्रो वाले ना उनके लिए नाकाबिले माफ़ी टाइप एमसीक्यू है। ये जो पूरा सवाल है ना कि एनलिस्ट द एगर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टिविटी इन शिगेला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका और सैल्मोनेला का। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेट टू हाई सिलेक्टिविटी मीडियम इन द केस ऑफ शिगेला। अच्छा ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सैल्मोनेला के लिखे हुए हैं। शिगेला का पता हो कि मुझे ना किसी किताब में ऑनेस्टली मिला नहीं है इसका कोई सीक्वेंस वाइज, तो हम जो अप्लाई करके इवन जो वाइवो में बता रहे होते हैं, मैं तो यही वाले बता रही होती हूँ जो सैल्मोनेला के हैं, ठीक है। तो आप भी यही कर लें, बट अगर कोई बेहतर सोर्स मिलता है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं, लेकिन मैंने तो ये सैल्मोनेला के ही लिख दिए हैं मैं। और अगर ये वाला रूल अप्लाई करें तो इससे भी एमसीक्यू हल ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा नॉन माइक्रो वाले तो बस याद कर लेना कि मॉडरेट टू हाई सिलेक्टिविटी वाला शिगेला के लिए XLD है, बस इधर ही बात खत्म हो गई। तो इसीलिए लेकिन नॉन माइक्रो वालों को एटलीस्ट ये ज़रूर पता हो कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम जो शिगेला को लगा रहे होते हैं तो हम उसको मकॉनकी पे भी लगा देते हैं, मतलब स्टूल को जब हम लगा रहे होते हैं तो मकॉनकी पे भी लगा देते हैं एक लो सिलेक्टिविटी वाले पे, और हम उसको XLD पे भी लगा देते हैं जो एक थोड़ा मॉडरेट टू हाई सिलेक्टिविटी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को फिर आपस में देख के कोरिलेट करके फाइंडिंग्स फिर आप बता देते हो, ठीक है। यानी स्टूल के लिए XLD लगना, ये प्लीज़ एटलीस्ट नॉन माइक्रो वाले नहीं भूलें। अच्छा अब माइक्रो वालों के लिए, जो माइक्रो वालों के प्लीज़ ये बात बहुत, ये अगेन फिर से बता रही हूँ, ये जो मैंने लिखे हैं ना ये फॉर सैल्मोनेला है, ठीक है। शिगेला के एज सच सिलेक्टिविटी वाइज मुझे मिला नहीं कहीं पे जवाब, बट मैं यही वाला अप्लाई करती हूँ तो जवाब हल हो जाते हैं। तो एक दफ़ा इसको रीड भी कर लेते हैं। लो सिलेक्टिविटी वाले कौन से होंगे? मकॉनकी और ईओसिन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये लो सिलेक्टिविटी बिल्कुल मतलब नॉन स्पेसिफिक से वाले। फिर इंटरमीडिएट में वो आता है ये XLD, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगर, सैल्मोनेला शिगेला, हेक्टोएन एंटेरिक एगर और सैल्मोनेला का क्रोम एगर, ठीक है। ये फॉर सैल्मोनेला इंटरमीडिएट वाले हैं। जो बाकी सारे ढेर सारे नाम बच गए ना, काइंड ऑफ ऐसे ही करते हैं कि वो इंटरमीडिएट वाले हैं। जो हाई सिलेक्टिविटी वाले हैं वो दो ही हैं, दो एसेज हैं, सॉरी दो बीज हैं, बीज बिस्मथ सल्फाइड एगर और ब्रिलियंट ग्रीन एगर, ठीक है। ये प्लीज़ माइक्रो वाले ना, अगेन बता रही हूँ ये माइक्रो वाले ना भूलें, ये बहुत पसंद का सवाल है कि सिलेक्टिविटी वाइज सैल्मोनेला के बताएं, ठीक है। तो ये प्लीज़ बहुत अच्छा याद रखिएगा। Salmonella enterica is a gram-negative rod which is cause of enteric fever and gastroenteritis. Which of the following is correct about its VI capsular antigen? तो VI वाला एंटीजन कौन सा होता था? जो हम 3 सैल्मोनेला के एंटीजन्स की बात करते हैं, बल्कि 3 फॉर एनी एंटेरोबैक्टीरिया का मेंबर हम बात करते हैं। एक O होता है सोमैटिक O एंटीजन, एक VI कैप्सूलर एंटीजन और एक H जो कि फ्लैजिलर एंटीजन होता है। हम इन्हीं की बात करते थे। तो वो पूछा कि जो VI वाला है कैप्सूलर वाला, ये किस किस सैल्मोनेलाज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए ज़रा एक चार्ट रिव्यू करते हैं। तो यानी हमने O एंटीजन्स में हम लोगों ने VI को ढूंढना है, ठीक है, यानी और VI कौन कौन पॉजिटिव है, कैप्सूलर कौन कौन पॉजिटिव है। तो वो अगर हम देखें तो अच्छा अगर मैं कहूँ ना कि इसका अच्छा इस चार्ट में ना थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं। टाइफी और डबलिन तो पक्का है, टाइफी और डबलिन में VI होता है। जो पैराटाइफी C है ना उसका मैंने VI कुछ किताबों में देखा है, कुछ किताबों में नहीं देखा। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको जब आप अगर वाइवे में बता रहे हो तो ना करें, तो इसका VI मत बताएं। ये माइक्रो वालों के लिए वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन टाइफी और डबलिन का VI पॉजिटिव होना नहीं भूलना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज़ प्लस माइनस, मेरे लिए तो इट इज़ प्लस माइनस क्योंकि मैंने डिफरेंट किताबों में डिफरेंट देखा है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट VI, तो यही कि VI टाइफी और डबलिन के पास है, बस, ठीक है। अच्छा फिर है इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रोंगिलोइडीज इज कौन से वाली। अच्छा इसमें ना अभी इधर ही एक बात कर लें, ये वाली फॉर्म्स है ना कि फिलेरी फॉर्म, रेप्टेटिव फॉर्म, बेशक इसके लंबे चक्रों में मत पड़े, एक रट्टा प्यारा सा प्लीज़ लगा लें कि जो फुट से घुस रहा है ना, जो फुट से घुस रहा है उसका फिलेरी फॉर्म है, फिलेरी फॉर्म, F से फुट, F से फिलेरी फॉर्म, ठीक है। तो अब पाँव से कौन कौन आ रहा है? पाँव देखें, एंकल होता है ना, पाँव के पास एंकल होती है, तो एंकल से कर लें एंकाइलोस्टोमा,
ठीक है, और दूसरा ये जो स्ट्रॉन्गर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पाँव से घुस के ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेलॉइडीज। तो ये तो हैं जो पाँव से घुस के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म फिलेरी फॉर्म है। और जो बच गया हमारे पास एस्कैरिस, तो एस्कैरिस बेचारे की इन्फेक्ट वो तो फीको ओरल ट्रांसमिशन से आ रहा है, ठीक है, यानी अंडे आप उसके गंदे खाने में खा जाते हो। तो एस्कैरिस का क्या है, एस्कैरिस का रेप्टिडिफॉर्म लार्वा है, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा, एम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग रेप्टिडिफॉर्म लार्वा, ठीक है। तो ये प्लीज़ इन्फेक्टिव फॉर्म्स 2-3 ही हैं कीड़ों मकोड़ों की, तो ये वाली प्लीज़ अच्छी याद रख लें, ठीक है। एंकल वाले की और स्ट्रॉन्गेलॉइडीज की फिलेरी है, और जो रेप्टिडिफॉर्म है वो उसकी है। काइंडली रिकॉर्डेड, जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, फिर है तो हाँ यही हो गया। एक दफ़ा इसकी हल्की सी ज़रा साइकिल भी देख लेते हैं। तो देखें पाँव से घुसने की जो मैं बात कर रही थी, तो ये देखें अंडा सॉइल में आया, ठीक है, सॉइल में आते ही अंडे से लार्वा हैच आउट हो गया, वो सॉइल में फिर वो लार्वा एडल्ट बनता है, एडल्ट्स मेट करके और एग्स बनाते हैं, और एग्स फिर मैच्योर होते हैं, तो पहले रेप्टिडिफॉर्म बनता है, फिर फिलेरी, और फिलेरी पाँव से घुस जाता है, ठीक है। तो अगेन फिलेरी पाँव से घुस रहा है, तो एफ से फुट, तो फुट वाले सारे फिलेरी फॉर्म इन्फेक्टिव रखने वाले हैं, ठीक है। फिर वो मैन में घुसता है, मैन की सर्कुलेशन में जाता है, मैन के लंग्स वगैरह में जाता है, फिर उसके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर मैच्योर होके और अंडे बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी साइकिल थी। अच्छा क्योंकि मैंने कहा कि इधर से ये उसकी लंग्स में जाता है सर्कुलेशन से, तो इसीलिए इसके लार्वे आपको हिलते हुए स्पूटम में भी नजर आ सकते हैं। तो प्रीवियस से हम लोगों ने स्पूटम में किसका आना बात की थी, हम लोगों ने पैरागोनिमस फेस्टिमनाई के एग्स की बात की थी, और एक इसका भी प्लीज याद रख लें कि स्ट्रॉन्गेलॉइडीज का लार्वा लंग्स वो स्पूटम में नजर आता है, ठीक है। ये एक बड़ी पॉपुलर एक बात है, ये प्लीज जरूर याद रखिएगा। विच स्किन टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज। अच्छा, तो हाइड्रेटेड का हम लोगों ने हाइड्रेटेड की बात हम लोगों ने क्या की थी, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की बात की थी, और इंटरमीडिएट होस्ट हमने डॉग होने की बात की थी प्रीवियस एमसीक्यूज़ में। तो इसका आज स्किन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग मॉन्टूज का टेस्ट टीबी के लिए नहीं करते, तो उस तरह क्या सोनीज का टेस्ट हाइड्रेटेड डिजीज़ के लिए करते हैं। तो सिंपल आप उसमें ये करते हो कि जो हाइड्रेटेड डिजीज़ में जो सिस्ट नहीं बन जाते, तो उस सिस्ट का आप पानी लेते हो, उसको ज़रा फिल्टर करके उसका प्यारा सा एंटीजेनिक फॉर्म बनाते हो, और आप उसको स्किन में इंजेक्ट कर देते हो। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इमीडिएट आपको इस तरह ये मतलब काइंड ऑफ ये व्हील नज़र आ जाए, इस तरह के सूडोपोडिया टाइप चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। तो विद इन 30 मिनट आप फ़ौरन बता देते हो, ठीक है। अच्छा, फिर है कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रुसेलोसिस। अच्छा, ये वैसे माइक्रो वालों के लिए ही है, लेकिन मुझे कि अगर पूल में है तो प्लीज़ नॉन माइक्रो वाले भी देखें। दवाइयाँ कोई हार्डली आपकी कोई 10-12 कोई एमसीक्यूज बनते हैं आपकी दवाइयों पे, सिवाय जो एंटीबायोटिक्स वाले हैं वो तो आपके मोड ऑफ एक्शन भी कवर हो गए, उसके अलावा थेरेपीज़ के कुछ ही हैं, तो उनका बेशक रट्टा मार लें, लेकिन ये कर लें, ठीक है। तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रुसेलोसिस ये माइक्रो वालों के लिए लेकिन मेनली है, तो आप डॉक्सीरिफ देते हो 6 हफ्तों के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटर इंडिकेट्स। अच्छा, और कीमोप्रोफाइलैक्सिस किसको देना, ये भी एक जस्ट इन केस वैसी वाइवो शॉइवो के लिए पता हो कि जो एबेटॉयर वगैरह में नहीं काम करते फार्म वगैरह पे और एबेटॉयर्स में, तो उन लोगों के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस इज रिकमेंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटर इंडिकेट्स एक्टिव ब्रुसेलोसिस इन एंडेमिक डिजीज। तो हमें लिविंसन क्या कहती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्यूट फेज सीरम स्पेसिमेन अ टाइटर ऑफ 1:160 इज डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये पक्का यही याद रखना है, हमारी रिपोर्टिंग में भी यही होता है कि 1:160 इंडिकेट्स एक्टिव ब्रुसेलोसिस, ठीक है। फिर टॉक्सोप्लाज्मा इन फीटस कैन बी कन्फर्म्ड कैसे। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस यानी टॉक्सोप्लाज्मा की एक्टिव इन्फेक्शन इन फीटस आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी चीज़ की एक्टिव इन्फेक्शन बताना चाह रही हूँ तो मैं IgM ही कराऊंगी। फिर IgG का स्पेशली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि ये मैं उस फीटस में नहीं कराऊंगी, इसीलिए क्योंकि IgG एंटीबॉडीज़ तो ये भी पॉसिबल है कि मामा से क्रॉस ओवर करके आ गई हूँ, जो M है वो तो बेबी की अपनी ही होगी ना अगर आ रही होगी तो इसीलिए B इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो फीटस की अपनी ही होगी अगर आ रही है। तो फिर बाकी ऑप्शन का भी जरा हल्का सा देख लेते हैं। ये मैंने लिखा पता है कि IgM एंटीबॉडीज इन मदर क्यों नहीं कराएं, क्योंकि चलो मदर में अगर वो आ रही है M तो इट विल इंडिकेट रीसेंट इन्फेक्शन, बट मुझे मामा में कराने से 100% तो नहीं कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी फीटल इन्वॉल्वमेंट भी है। फिर IgG तो खैर इन एनी केस बिल्कुल ही नहीं ऑप्शन बन रहा, ठीक है। अच्छा, फिर ऑल एंटेरोबैक्टीरियासी शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। अच्छा, ये भी वैसे मेनली माइक्रो वालों के लिए है, बट नॉन माइक्रो वालों को एटलीस्ट ये ज़रूर पता हो। अच्छा, नॉन माइक्रो वालों ने अगर 2 टेस्ट याद रखने हैं ना, कम से कम ये याद रखने कि ये सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव हैं
और सारे ऑक्सीडेज नेगेटिव है और ऑल रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्राइट। कम से कम ये बातें याद रख लें। फिर देखें अगर हम कॉमन सेंस ही इस्तेमाल करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो जनरल एक आपके नाम जाने पहचाने टाइप वाले हैं ना, सैल्मोनेला, शिगेला, इकोलाई, केपी, पीपीएम ग्रुप जो पूरा है, प्रोटीज प्रोविडेंशिया, मॉर्गेनेला, और कौन कौन सा सुना है, सिट्रोबैक्टर हम लोगों ने सुना हुआ है। यानी जो तीनों एलिफ्स, चारों जो हमने एलिफ्स किए थे, सीख हम लोग करते थे, सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, क्लेब्सिला, वो तो इसमें डाले ही ना। तो अब उनको अपने माइंड में रख के सोचें कि उनकी क्या क्वालिटीज़ थी। तो ग्लूकोज फर्मेंट, बिल्कुल, ये तो शुगर बड़े शौक से फर्मेंट करते थे। ग्राम नेगेटिव रॉड्स थे, बिल्कुल सारे ग्राम नेगेटिव थे, और ग्राम नेगेटिव भी थे, रॉड शेप भी थे। और एक हम लोगों ने प्रीवियस एमसीक्यू में याद किया था, ऑल एंटेरोबैक्टीरियशी रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्राइट, यानी इनमें नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम पॉजिटिव होता है। ये भी हम पहले से बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और एक और बस एडिशनल याद रख लें कि ऑल आर कैटलेज पॉजिटिव एंड ऑल आर ऑक्सीडेज नेगेटिव। मतलब जैसे कि हमने कभी ऐसी बात नहीं सोची कि ई कोलाई को ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ रहा हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बस ई कोलाई को जब भी एंटेरोबैक्टीरियशी की बात आए ना तो माइंड में रख लें यार ई कोलाई पे क्या क्या बात फिट हो रही है, उससे बेशक रूल आउट कर लें। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। तो क्या कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, तो नहीं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो कहा कि दे आर ऑक्सीडेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसमें ना एक और बात ये भी याद रखें, कुछ माइक्रो वाले जो पुराने बाबे होते हैं उनको ये बात बड़ी पसंद होती है कि ऑल एंटेरोबैक्टीरियशी आर कैटलेज पॉजिटिव एक्सेप्ट, तो ये उनको बड़ा ही पसंद होता है। तो वो एक्सेप्ट शिगेला डाइसेंट्री टाइप 1 है। और अगर वो कहें ऑल एंटेरोबैक्टीरियशी और ऑक्सीडेज नेगेटिव एक्सेप्ट, तो उसमें प्लीजोमोनास शिगेलोइडीज करना है। ये तो वैसे काइंड ऑफ है माइक्रो नॉन माइक्रो वालों दोनों को ही कहूँगी कि ये पुराने बाबों वाला सवाल ये अच्छा सा रट लें। अच्छा, फिर ये भी एक रिपीटेड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने एक प्यारा सा टेबल देखा था लेवेंसन का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिकेट्सिया टिक से होती है, अर्लिकिया एनाप्लाज्मा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर्स जो है वो भी टिक बाइट से होते हैं। जो कॉक्सेला है वो तो टिक से नहीं होता, वो तो जो शीप का जो जब शीप बेबी देती है तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड से जो एरोसोल जनरेट होते हैं उससे होता है। ठीक है, और ये क्यू फीवर कॉज कराती है। ठीक है, तो क्या इज नॉट ट्रांसमिटेड, तो कॉक्सेला बर्नेटी वाला क्यू फीवर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, ये तो एरोसोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड से था। ठीक है, तो ये एक हमने इधर से कर लिया। Which of the following best describes the action of endotoxin? अच्छा, इन्हें बड़ा ही प्यारा टेबल दिया हुआ है। अच्छा, माइक्रो वालों को ये भी पता हो कि एंडोटॉक्सिन में क्या इज ड्यू टू कौन सा मीडिएटर। जो नॉन माइक्रो वाले हैं वो बस इतनी सी बात याद रख लें कि जो एंडोटॉक्सिन है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिलीज कराता है, बस। ठीक है, अब माइक्रो वाले ये याद रखें कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड के होने से मेनली हो क्या रहा है, दिस इज द रीजन जो वो हाइपोटेंशन और शॉक में जा रहा है। फीवर किस लिए है, इंटरल्यूकिन 1 और 6 की वजह से। इन्फ्लेमेशन कौन है सबसे प्यारा कीमो अट्रैक्टेंट, C5A, और न्यूट्रोफिल कीमोटॉक्सिस का जो टॉप मोस्ट एजेंट है। और DIC में कौन लेके जा रहा है, एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू फैक्टर वाली बात है। ठीक है, ये TNF वाला बहुत पूछते हैं कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक, तो TNF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक। इन द ग्राम चेन, अच्छा मैंने तो जब ये MCQ पढ़ा था ना तो मैं ये गलत भी करके आई थी और मुझे समझ ही कोई नहीं आई थी। इन द ग्राम चेन द डिकलराइजेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाय एसीटोन अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू क्या चीज़। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या वो चीज़ है जो ग्राम नेगेटिव को मोर प्रीडिस्पोज कर देती है टूवर्ड्स कि उसका रंग उतर जाए। तो अब अगर इसमें मैं ढूंढने को हूँ, तो अगर मैं सेल वॉल को ढूंढना चाहूँ तो यहाँ पे तो सेल वॉल की कोई बात ही नहीं है कि उसकी सेल वॉल पतली होती है या ऐसी कोई बात हो। तो लेकिन इसमें ये वाली बात दी हुई है, लिपिड्स एंड आउटर मेम्ब्रेन वाली। तो इसका ज़रा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जब नेगेटिव की बात की थी तो हम लोगों ने उसमें एक कॉन्सेप्ट किया था कि जो अल्लाह मियाँ ने चलो उसको मोटी वॉल नहीं दी, तो अल्लाह मियाँ ने उसको क्या क्या दे दिया, एक लाइपोपोलीसैकेराइड दे दिया जो कि एंडोटॉक्सिन था, और अल्लाह मियाँ ने उसको लाइपोप्रोटीन्स भी दे दी। अब इन बेचारियों का ना मसला क्या होता है, किधर क्या, इन बेचारियों का मसला क्या होता है कि जो आप डीकलराइजर नहीं डालते ग्राम चेन के अंदर, चाहे आप वो डाल दो, वो डालो एसीटोन अल्कोहल डालो या जो मर्जी डालो, तो उससे ये वाली जो है आउटर लिपिड मेम्ब्रेन जो है आपकी, ये बेचारी थोड़ी ना डिजोल्व हो जाती है। अब इसके डिजोल्व होने से क्या होता है कि अगर इसमें इटू बिटू भी रंग रह गया था ना, मतलब इटू बिटू भी क्रिस्टल वायलेट बच गई थी, या थोड़ी सी भी अगर बेचारे ग्राम आयोडीन ने इसमें अंदर घुसा दी थी, तो वो क्योंकि अभी यही ऊपर वाली लेयर एक प्रोटेक्टिव जिसने थोड़ी भी मदद देने की कोशिश की वही डिजोल्व हो गई, तो आपकी ये वाली तो बिल्कुल ही कलर लूज करा जाती है, सारे ही कलर क्रिस्टल वायलेट का लीक आउट कर जाता है। ठीक है, इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर से। तो इसका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। तो ठीक आंसर क्या बना कि किसने फिर डिकलराइजेशन में हेल्प करा दी, फैसिलिटेट करा दिया, कौन वो था, तो लिपिड्स इन द आउटर सेल मेम्ब्रेन थे, क्योंकि वो आपके डिकलराइजर से बेचारे डिजोल्व ही हो गए थे।
फिर ये है, अच्छा नॉन माइक्रो वाले प्लीज़ बस ना इसको रट्टा मार लें, माइक्रो वालों के लिए मैं बताती हूँ कि ये क्यों एक ख्वारी वाला एमसीक्यू मुझे लगता है। अच्छा, एक ना डेज वो बस ये एक तो इतनी सी बस बात है कि डेजी हेड कॉलोनीज किससे मिलती हैं, मतलब कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो सीधा जवाब तो है कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अच्छा, नॉन माइक्रो वाले बस ये बात याद रखें, देखिए हम लोगों ने अभी तक दो मॉर्फोलॉजीज की बात की कि डैश इज सीन एंड डैश, डैश इज सीन एंड डैश। तो वो क्या क्या थी, एक हम लोगों ने बात की है फ्राइड एग अपेरेंस, तो फ्राइड एग माइकोप्लाज्मा नमूनी की थी, किस एगर पे थी, ईटन एगर पे। इसके अलावा एक और बस याद रख लें, डेजी हेड कॉलोनीज किसकी हैं, तो वो कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की हैं। और कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की डेजी हेड कॉलोनीज आपको किस एगर पे नजर आती हैं, टेलोराइट ब्लड एगर पे या लॉफलर्स मीडियम पे, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई माइक्रो वालों के लिए, क्यों तंग कर रहे हैं। अब बात आ गई माइक्रो वालों के लिए। अच्छा, इसकी ना जो कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है उसकी 3 बायोटाइप्स होती हैं। बायोटाइप्स क्या होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आप जो डिवाइड करते हो, तो उसमें एक आपकी इस तरह की होती है, एक ऐसी, एक ऐसी। तो अब इसका बेस, अब देखें जो ये वाली काइंड ऑफ फ्लावरी फ्लावरी लग रही है ना, तो वो वाली जो रिजेंबल करती है इस तरह थोड़ी सी फ्लावर हेड सी शेप को, थोड़ी सी ऐसी शेप को, ये इस डेजी को, खैर मुझे पर्सनली कभी भी इस डेजी से मैचिंग ये नहीं लगा, लेकिन चलो वो कहता है तो हम मान लेते हैं। तो ये है ग्रेविस वाली सब टाइप, ग्रेविस, ठीक है। कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया सब टाइप ग्रेविस, वो डेजी हेड अपेरेंस देती है। जो ये ना इसका माइटिस वाला वेरिएंट बिल्कुल मैट ब्लैक प्यारा सा आता है, ये डेजी हेड नहीं देता, ठीक है। और एक बेचारा इंटरमीडिएट है जो कि पोस्ट एग अपेरेंस देता है इस तरह की, ठीक है। तो ये सिर्फ माइक्रो वालों के याद करने के लिए, नॉन माइक्रो वाला बंदा बस ये करे कि डेजी हेड कौन है, कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और बस नेक्स्ट कर जाए, ठीक है। तो ये वाली शक्ल याद रख लें। खैर मैंने तो इतना माइक्रोस्कोपिकली किसी कॉलोनी को आज तक नहीं देखा, मैं तो आई थिंक 1000 सालों में ऐसा ना पहचान सकती, लेकिन चलो वो कहता है ये डेजी हेड तो मान लेते हैं। अच्छा, फिर एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है। 8-year-old गर्ल प्लेइंग इन अ स्लोली मूविंग स्ट्रीम वेयर शी कट हर फुट ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट। 3 दिनों के बाद, मतलब पानी की स्ट्रीम में खेल रही थी, उसके बाद वो ईयर में आ गई और उसका ना पानी में चोट लग गई थी। अब ईयर में ये पेन, स्वेलिंग, पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है उसको वूंड से, तो वो कहते हैं कि ये मोस्ट लाइकली कॉज इज डैश। अच्छा, अब इसका ओरिजिनल की भी बता देती हूँ कि क्या थी। ओरिजिनल की थी विब्रियो वल्निफिकस, लेकिन मेरे ख्याल से ना एरोमोनास हाइड्रोफिला होना चाहिए, और मैं ये भी बताती हूँ क्यों। अच्छा, अब विब्रियो वल्निफिकस भी पानी में इंजरी हो तो तब एसोसिएटेड होता है, और एरोमोनास हाइड्रोफिला भी हॉकी वाली कॉलोनीज किस ऑर्गेनिज्म की थी, अब वो था हॉकी पक साइनस पॉजिटिव इन केस, तो हॉकी पक मोरक्जेला में होता है पॉजिटिव, ठीक है। कि आप उसको पुश करो तो वो सच ही कॉलोनी हॉकी के पक की तरह आगे मूव करती है। तो हाँ, तो अच्छा, अगर पानी में इंजरी की बात हो ना, तो ये दोनों इम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, विब्रियो वल्निफिकस भी और एरोमोनास हाइड्रोफिला भी, और ये दोनों कॉज कराते हैं डेजी हेड और मेडूसा हेड सेम, नहीं नहीं, मेडूसा हेड और है, मेडूसा हेड बैसिलस उसकी थी, एंथ्रैक्स की थी, ठीक है। ये उसकी थी, बैसिलस एंथ्रैक्स मेडूसा था। अच्छा, फिर ये हो गया। हाँ, अच्छा, तो पानी से हमने बात की, पानी में सेलुलाइटिस की बात हो तो विब्रियो वल्निफिकस और एरोमोनास हाइड्रोफिला नहीं भूलना है, ठीक है। अब बात ये आ गई कि इसको फिर फ़र्क कैसे करें। अच्छा, अब ना मतलब जिन सीनियर से भी मैंने डिस्कस किया वो कहते हैं कि इसका ना डी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं स्लोली मूविंग स्ट्रीम, उसने कोई सी में उसके खेलने की बात नहीं की भी, यानी उसने कोई सॉल्ट वाली चीज़ में उसने नहीं की भी बात। तो सॉल्ट वाले पानी में मैं क्यों इतना जाना चाह रही हूँ, क्योंकि सी वाटर या ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर वो होता है जो सी वाटर फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर हो, तो उस वाले पानी में विब्रियो एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे तो वो फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, स्लोली मूविंग स्ट्रीम थी, तो फ्रेश वाटर में तो एरोमोनास हाइड्रोफिला होता है, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न जो मुझे लगता है कि ये डी होना चाहिए, लेकिन मैंने ये लिख भी दिया है कि ओरिजिनल की क्या थी, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि पानी का जिक्र उसने स्पेशली उसका नहीं किया हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये विब्रियो प्रेफर होना चाहिए था एरोमोनास पे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली बातें हमने क्या एक्स्ट्रा याद कर ली कि फ्रेश वाटर का जिक्र हो तो एरोमोनास करना है, अगर सी वाटर या ब्रैकिश वाटर का जिक्र हो तो विब्रियो वल्निफिकस पे करना है टिक, ठीक है। लेकिन दोनों की हिस्ट्री ये होगी कि पानी में उसको चोट लगी है, ठीक है। अच्छा, और ना एक और बात विब्रियो की पता हो कि अगर वो बहुत ही नेक हो ना एमसीक्यू बनाने वाला बंदा, तो आपको प्यारे प्यारे रिस्क फैक्टर्स भी देगा कि जिसका भी लिवर ना खराब हो, जिस तरह ये हीमोक्रोमाटोसिस वाले बच्चे होते हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स, तो फिर वो वही थैलेसीमिया वगैरह के बच्चे जिनका लिवर बस गल फट जाता है वो आयरन डेपोजिशन की वजह से, तो दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू विब्रियो की इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बड़ा प्यारा एमसीक्यू बना होता तो ये रिस्क फैक्टर्स होते। तो एक तो ये बात कि एमसीक्यू बहुत अनफेयर है, तो बस उसी लिहाज से लेके चलें, ठीक है।
अच्छा, ये हल्का सा बस एक डाल दिया, ये विब्रियो पेलिफेकस का मुझे प्यारा सा बहुत प्यारा इन्फोग्राफिक एक मिला था, यही कि ब्रैकिश वाटर में आपको ये मिलेगा। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? सॉल्ट और फ्रेश दोनों का मिक्सचर। और सी फूड में क्योंकि इसके एसोसिएशन, तो सी फूड से तो सॉल्ट वाटर ही याद रखें, ठीक है। तो आइदर ये सॉल्टी वाटर में होएगा या ब्रैकिश वाटर में होएगा, और वहाँ पे आपको चोट लगे तो ये आएगा। एंड सेलुलाइटिस तो इसका टॉप का डिजीज होता है, बट इट कैन कॉज गैस्ट्रोएंटराइटिस एज वेल। और वो कब होगा? जैसे आप सी फूड रॉ खा जाओ एक्स्ट्रा मॉइस्चर। बट अगर सी फूड रॉ खाने से टॉप का वो विब्रियो पूछे तो तब विब्रियो पैराहिमोलिटिकस पर टिक लगाना है, ठीक है। और ये वही बात कि इसके गैस्ट्रोएंटराइटिस के क्या सिम्टम्स होंगे, वो जो हर किसी के गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फ्ला फ्ला फ्ला। अच्छा, और जो सेलुलाइटिस होगा उसके भी यही होंगे, कोई ब्लिस्टर मिस्टर बन गए, मसल में इन्फेक्शन चली गई, सेलुलाइटिस वाले टिपिकल, ठीक है। ये पानी वाला ना माइक्रो वाले प्लीज़ ज़रूर याद रखें, ये बहुत इनका पसंद का आता है कि ब्रैकिश वाटर में कौन तो फ्रेश वाटर में कौन। अच्छा, फिर इन्फेक्शन मतलब एनारोब से जो इन्फेक्शन होती है उसके बारे में क्या 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 सच है। तो आर यूजली कन्फाइंड टू द एब्डोमेन, तो नहीं, नॉट नेसेसरली। एनारोब तो लंग एब्सेसिस भी कराते हैं, एनारोब तो ब्रेन एब्सेसिस भी कराते हैं, मतलब यूजली कन्फाइंड टू एनारोब एब्डोमेन नहीं इतनी कोई प्यारी बात लगती। नेवर सीन इन लंग बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट ब्लड सप्लाई, नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि लंग एब्सेसिस का तो मतलब लंग एब्सेस तो वो एक रेस्पिरेटरी वाला सैंपल है जिसमें आप एनारोब ज़रूर लगाओगे, तो ये भी इतनी कोई मज़े की बात ना हुई। और रैपिडली प्रोग्रेसिव नहीं, इतना भी नहीं। आई थिंक इसमें जो मोस्ट बात फिट होती है ना वो यही होती है कि दे आर यूजली मिक्स्ड इन्फेक्शंस। इसमें पता है माइंड में कौन सा सिनेरियो रखना है, माइंड में ये याद रखना है। आप देखें ये गट में होता है ना बैक्टीरियोइडीज, तो गट फटे तो आपको पेरिटोनाइटिस हो जाए तो वो मिक्स सी इन्फेक्शन आ जाती होती है। तो यूजली आप तो देखेंगे कि जो एनारोब की होती है ना इन्फेक्शन वो मिक्सड ही होती है। वैसे ये ना इतना कोई प्यारा मज़े का क्वालिटी का एमसीक्यू मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा। जब फिर है क्रूटफेल्ड जेकब डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश। तो क्रूटफेल्ड जेकब मेन ये बहुत एक पसंद का, इवन बायरो वालों का कौन सा बहुत पसंद का है कि क्रूटफेल्ड जेकब किससे होता है, बस प्रोयन पे अंधाधुंध हमने टिक लगा देना। जब फिर 40-year-old अंडरवेंट टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, इसका ना एक और भी वो सिनेरियो दे सकता है कि उसका ना एक मुझे एग्जैक्ट वो याद तो नहीं है, वो कुछ इस तरह की बात करता होता है कि पिचूटरी ग्लैंड का कोई तल्लुक होता है, तो उसमें भी ना प्रायन का एक बड़ा एसोसिएशन है। मुझे अगर वो एग्जैक्ट याद है मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, लेकिन इस तरह का भी याद रखिएगा जस्ट इन केस कोई पिचूटरी ग्लैंड रिलेटेड कोई आ जाता है। अच्छा, 40-year-old अंडरवेंट टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। 2 हफ्तों के बाद उसको बड़ा फीवर और शोल्डर में उसको दर्द होना शुरू हो गई। तो वुंड आपने ओपन की, शोल्डर कैप्सूल की आपने बायोप्सी ली है, और जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ एनारोबिक बोतल में आई है। आइसोलेट आपका ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर नहीं बनाता, कैटलेज और इंडोल पॉजिटिव है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि जो प्रोस्थीसिस वगैरह के साथ बड़ा एसोसिएटेड होता है, बड़ा एक पॉपुलर है कि जिस तरह हम कहते नहीं थे कि एपिडर्माइटिस जो है वो प्रोस्थेटिक जॉइंट, प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट, कैथेटर वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड है, वीपी शंटों के साथ। तो उसी का एनारोबिक भाई कौन है जो कि प्रोस्थीसिस की चीज़ें बड़ी पसंद करता है, सर्जरी के बाद जगहों पे आना बड़ा पसंद करता है, ये कौन है? तो ये वही चीज़ है कि ना, देखें जो ऑलरेडी स्किन पे होगी, तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस, ठीक है। और इसका टॉप की बातें तो उसने आधे यही कर दी कि कैटलेज भी और इंडोल भी पॉजिटिव, इससे हमारा कंफर्म हो गया। लेकिन इसका मेन आपकी एंड यही होगी कि कोई प्रोस्थीसिस का जिक्र होगा, ठीक है, कोई सर्जरी का जिक्र होगा, और इसी तरह का सिनेरियो आपके पास वीपी शंट डले में भी आ सकता है। इसीलिए वीपी शंट से जो CSF लिया जाता है उसमें एनारोबिक ज़रूर लगाया जाता है, ज़रूर सेटअप किया जाता है। और माइक्रो वालों को प्लीज़ पता हो कि दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से आपने फिर CSF की इन द केस ऑफ शंट्स प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन करनी होती है 7 to 14 डेज की। और इसका नया नाम क्या है? प्रोपाइनो का क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीस, ठीक है। याद रहे ये एनारोब की बात जब भी ऑर्थो के प्रोसीजर्स, ये प्रोस्थीसिस के प्रोसीजर्स वगैरह में आएगी तो नेवर फॉरगेट प्रोपाइनो बैक्टीरियम एक्नीस। फिर चॉकलेट एगर इस किसकी एग्जांपल? तो चॉकलेट एगर हमें पता है कि चॉकलेट एगर और ब्लड एगर दोनों में जिसमें बड़ा एडिशनल न्यूट्रिएंट एडेड है तो वो एनरिच्ड मीडिया है। विच ऑफ द लिस्टेड एंटीमाइक्रोबियल्स एक्ट ऑन सेल वॉल सिंथेसिस? सेल वॉल वाला अगेन एंड अगेन हम कर चुके हैं कि सारी बीटा लैक्टम्स और ग्लाइकोपेप्टाइड। और ग्लाइकोपेप्टाइड में हमारा कौन आता है? ग्लाइकोपेप्टाइड में हमारा आता है वैंकोमाइसिन, और बीटा लैक्टम्स में हमारा कौन कौन आता है? सेफेलोस्पोरेंस, पेनिसिलिन, मोनोबैटम और कार्बापेनम्स, ठीक है। ये तो अब हमारा आई थिंक पक्का डन हो गया है। और टेट्रासाइक्लिन किस पे थे? टेट्रासाइक्लिन तो हमारे वो थे एट वाले, एट तो 30S वाले थे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है तो एट 30, तो ये तो 30S वाले थे।
मैक्रोलाइड्स, मैक्रो हमने 50s की बात की थी, क्वीन किधर थी, क्वीन तो डीएनए पे थी, तो ये तो ऑटो पे डिलीट हो गए. फिर अ पेशेंट इज पता नहीं क्या विद एक्टिव टीबी, आई गेस डायग्नोज था विद एक्टिव टीबी एंड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. तो कहते हैं कि आप इसके लिए कौन सी प्रिकॉशंस करोगे. तो ये भी हम बार बार बड़ा एक पॉपुलर एमसीक्यू कवर कर चुके हैं कि टीबी के लिए, टीबी, मीजल्स, वेरिसेला, टीएमवी के लिए आप कौन सी ट्रांसमिशन का प्रिकॉशन का ख्याल रखते हो. एयरबॉर्न प्रिकॉशंस का ये 3 ही है, टीएमवी, टीबी, मीजल्स, वेरिसेला, जिसका एयरबॉर्न होएगा. फिर ये भी हम बार बार कवर कर चुके हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कौन सा हेमोलिसिस शो करता है. अब तो हमारा पक्का हो गया बीटा हेमोलिसिस. और कौन था बीटा हेमोलिसिस वाला, स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्सी था. और दोनों का फर्क फिर हम किस डिस पे करते थे, बेसिट्रेसन, बी फॉर बीटा हेमोलिटिक, बी फॉर बेसिट्रेसन. पायोजेनिस इज सेंसिटिव टू बेसिट्रेसन. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडर्न इन ग्राम स्टेनिंग. अच्छा मैं ये सोच रही थी एमसीक्यू में ना हमारा वो नहीं आया ग्राम स्टेन कभी, तो ये बस जस्ट नॉन माइक्रो वालों के लिए एक हल्की सी रिविजन कि ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले आप डाल देते हो क्रिस्टल वायलेट. तो जिसकी तो क्रिस्टल वायलेट तो देखें पूरी दुनिया को पर्पल कर देगी, ठीक है, पॉजिटिव हो आप, नेगेटिव हो आप, व्हाटएवर हो आप, पर्पल हो जाओगे क्रिस्टल वायलेट के डलने पे. अब आयोडीन क्या करती है, आयोडीन ना आपका मॉर्डेंट के तौर पे, यानी फिक्सेटिव के तौर पे, यानी कलर धसाने वाले के तौर पे एक्ट करती है, स्टेबलाइजर के तौर पे. और ये करता क्या है बेसिकली कि क्रिस्टल वायलेट का ना पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल के अंदर एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के इसको अंदर ठहरवा देता है, ठीक है. अब पॉजिटिव्स की सेल वॉल में, लेकिन क्योंकि उनकी तो अच्छी मोटू सारी सेल वॉल होती है ना, नेगेटिव्स में नहीं. फिर क्या होता है कि जब अल्कोहल डालते हो, जब डिकलराइजर यानी डालते हो, तो बेचारे जो नेगेटिव्स होते हैं ना उनकी तो पतलू सी सेल वॉल थी, उनसे कलर निकल जाता है. और जो पॉजिटिव होते हैं उनकी तो मोटू सेल वॉल थी, उनसे कलर नहीं निकलता, वो पर्पल के पर्पल रह जाते हैं. तो अब आपने इन बेचारे नेगेटिव्स को भी तो देखना था ना, तो उसके लिए आप फिर सैफरन डालते हो. तो सैफरन डालने से आपके नेगेटिव्स पर्पल आएंगे, सो पिंक आएंगे, और जो शुरू से आपके पॉजिटिव चलते आ रहे थे, जो पॉजिटिव थे वो पर्पल ही, शुरू के भी पर्पल थे वो अब भी पर्पल ही होंगे, ठीक है. तो वो यही पूछा था कि आयोडीन का क्या रोल मॉडरेट इन ग्राम स्टेनिंग यानी फिक्सेटिव इन ग्राम स्टेनिंग के तौर पे, स्टेबलाइजर इन ग्राम स्टेनिंग के तौर पे कौन यूज होता है, ग्राम आयोडीन, ठीक है. ये जो सेकंड स्टेप वाला था. फिर है 80-year-old फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, हर यूरिनरी सैंपल सेट थे आपके पास सीएस के लिए, यूरिन आई पे बड़े डब्ल्यूबीसी थे 25 तक, नॉन हेमोलिटिक, हाँ नॉन हेमोलिटिक पिन पॉइंट कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर, ग्राम पॉजिटिव को आए थे, बड़े टेट्राइड्स की शेप में थे. लैंसफील्ड पे पता चला कि ये ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस है. तो ग्रुप डी में हम लोग क्या क्या डिफरेंशियल बनाते थे, क्या बात आती थी ग्रुप डी में, हम लोग कहते थे एक एंटेरोकोकस, ये ग्रुप डी है, तो एक इसमें एंटेरोकोकस का हम नाम लेते थे, और एक स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, जिसको मैं कहती थी कि स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस भी जिसका नाम है. और बोविस और गैलोलिटिकस की हमने कब बात की थी, जब हम लोगों ने कहा था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कराएगा इन बुढ़े अंकल्स विद कोलोरेक्टल कैंसर्स, ठीक है. तो इसका उसके साथ एसोसिएशन था. तो अब ग्रुप डी तो आ गया, तो ग्रुप डी के तो ये दोनों मेंबर हैं, एंटेरोकोकस भी और ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस गैलोलिटिकस भी. तो अब मैं क्या चीज़ करूँ कि मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, तो मैं लगाऊंगी एंटेरोसेट, ठीक है. एंटेरोसेट का प्लीज़ कॉन्सेप्ट आता हो, एंटेरोसेट बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा कि यार ये एंटेरोकोकस ही है या ये बोविस है, ठीक है. तो इसमें सेट है ना, तो सेट 3 चीज़ों का होता है. इसमें सबसे पहली क्या चीज़ आती है, बाइलेस्कुलिन एगर. तो अगर बाइलेस्कुलिन एगर ब्लैक हो जाए ना, तो ब्लैक पे आप एटलीस्ट ये कर लेते हो कि हाँ यार ग्रुप डी ही है, इट इज़ कन्फर्म्ड, और इधर अब ये एंटेरोकोकस है या ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है, ठीक है. अच्छा फिर हम अगले सेट के पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज 6.5% NaCl. तो जो है ना एंटेरोकोकस, वो सॉल्ट में रेजिस्ट कर जाता है, सॉल्ट में उग जाता है. तो अगर ये सोल्यूशन आपकी टर्बिड हो जाए, यानी इसमें ग्रोथ हो गई है, वो नहीं मर गया, तो फिर आप कहोगे कि हाँ जी फिर इट इज़ एंटेरोकोकस, फिर ये बोविस नहीं हो सकता, ठीक है, यानी वो तो डिलीट हो गया. अब जब आप लोगों ने देखना है कि यार अब एंटेरोकोकस में भी ये फीशियम है या फिकैलिस है, तो फिर आप लगाते हो अरेबिनोज, 1% अरेबिनोज. अगर अरेबिनोज पिंक हो जाए ना, तो देखें फेस पे ब्लश पिंक होता है, तो फेस पे ब्लश पिंक होता है तो एंटेरोकोकस फेशियम पॉजिटिव होगा, और जो फिकैलिस है एंटेरोकोकस फिकैलिस वो नेगेटिव होगा अरेबिनोज, ठीक है. तो ये आप एंटेरोसेट लगा देते हो और इसकी बेसिस पे आप फ़र्क कर लेते हो. तो जब वो कह रहे हैं कि ग्रुप डी है, तो आप कैसे फ़र्क करें अब अंदर, आप ऐसे करें एंटेरोकोकस सेट लगा दें और उसमें फिर देख लें कि फिर ये कौन बना, क्या वाकई एंटेरोकोकस बना या ना बना. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो ऑन मकॉनकी एगर. तो बल्कि इसकी तो निशानी ही यही होती है कि ब्लड एगर की प्लेट जब आप उठाते हो, इतना प्यारा बीटा हमारे से आपको नजर आ रहा होता है, मकॉनकी उठाते हो तो मकॉनकी खाली पड़ी हुई होती है. तो ये पायोजेनीज है, पायोजेनीज डज नॉट ग्रो ऑन मकॉनकी एगर.
25-year-old पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया इज अंडरगोइंग प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, तो उसके आपने थ्रोट और नेजल स्वाब लिया है MRSA की डिटेक्शन के लिए। तो कहते हैं कि कौन सी जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई लेवल रेजिस्टेंस के लिए। तो अच्छा, इसका ना ज़रा कॉन्सेप्ट हल्का सा देख लेते हैं। अच्छा, इसके ज़रा बल्कि मैंने तस्वीर भी डाली थी। हाँ, देखिए, हम लोग बार बार एक ये वाली सेल वॉल की तस्वीर देखते थे और हम क्या बात करते थे कि पेनिसिलिन किधर एक्ट करती है। पेनिसिलिन की जो दवाई है वो किधर एक्ट करती है, वो एक्ट करती है पेनिसिलिनेज एंजाइम पे। पेनिसिलिनेज एंजाइम का हम दूसरा नाम क्या कहते थे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी पेनिसिलिन की दवाई पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे एक्ट करती है, और बेचारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या फंक्शन बैक्टीरिया में कराना चाह रही थी, वो उसकी सेल वॉल को बनाना चाह रही थी। सेल वॉल में भी किधर, ये जो इधर टेट्रापेप्टाइड चेन है, ये जो इधर टेट्रापेप्टाइड चेन है, इन दोनों के दरमियान में इंटरलिंक्स ये कॉज कराती थी। यानी पेप्टाइड की जो चेनें हैं उसमें क्रॉस लिंकेजेस ये कॉज कराती थी ताकि वॉल स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, अब अगर ऐसे हो जाए कि मतलब दवाई ने ऐड कर रहा है ना, तो बैक्टीरिया क्या करे, बैक्टीरिया इस ट्रांसपेप्टाइडेज को ही चेंज कर ले। मतलब ये तो नॉर्मल पेप्टाइडेज है ना, जिसपे पेनिसिलिन बाइंड होकर उसकी दवाइयाँ मचा रही थी, उसको नई बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने दे रही थी। तो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पेशली जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, जो MRSA है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस, वो अपने इस ट्रांसपेप्टाइडेज को चेंज कर लेता है, यानी अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज कर लेता है, यानी साइट ऑफ जो एक्शन ऑफ पेनिसिलिन थी वो ही चेंज हो गया। ठीक है, तो अब बेचारी दवाई तो नहीं ऐड कर सकेगी और बैक्टीरिया अब हो गया रेजिस्टेंट। तो ये जो जीन है जिसकी वजह से ये इसने अपने आप को तब्दील कर दिया अपने टारगेट साइट को, तो वो जीन कहलाती है MECA जीन। ठीक है, तो MECA जीन वो है जिसने हाई लेवल रेजिस्टेंस करा दी MRSA के लिए। तो MECA जीन की वजह से MRSA बन गया और अब दवाइयाँ लाइक पेनिसिलिन इस पर नहीं काम कर सकती। और वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, हमने क्या बात की थी कि जब आप MRSA बोलते हो तो MRSA आप किस एंटीबायोटिक के लगाने पे बेसिस पे आप बोलते हो। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट MCQ और बहुत दफ़ा रिपीटेड है ये कॉमन वाले पेपर में। ये बहुत नाकाबिल MCQ माफ़ी MCQ है फॉर माइक्रो एंड नॉन माइक्रो एज वेल। तो आप लगाते हो सिफॉक्सिटिन की डिस्क आप लगाते हो। अगर सिफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट है तो फिर आप इसको मरसा डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है, और MRSA किस किस को रेजिस्टेंट होगा, ऑल बीटा लैक्टम्स को, ऑल बीटा लैक्टम्स एक्सेप्ट सेफ्टारोलिन। ठीक है, ये कुछ बातें इनको प्लीज़ पक्का रट्टा मार लें एक दफ़ा। फिर इसमें से हाई यील्ड पॉइंट्स बता रही हूँ, ये ना बिल्कुल ही नाकाबिले माफ़ी वाला MCQ है। तो अच्छा, MECA की जीन होती है, MECA की जीन की वजह से आपका बन जाता है, एक तो लैपटॉप बेचारे की बस ही हो जाती है। अच्छा, MECA की आपके पास जीन होती है, MECA आपका बनाती है मरसा। क्यों, क्या चीज़ MECA जीन चेंज कर देती है जो मरसा बन जाता है, ये आपकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज कर देती है, ट्रांसपेप्टाइडेज को चेंज कर देती है। ठीक है, तो यानी वो सिंपल जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती थी वो उससे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से PPP2A बना देती है। 2A बेचारे पे तो पेनिसिलिन काम ही कोई नहीं करती। और किस डिस्क से आप देख लेते हो कि यार ये MRSA है, यानी आप प्लेट पे क्या लगाते हो, आप प्लेट पे लगाते हो सिफॉक्सिटिन की डिस्क। ठीक है, अगर सिफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट है तो अच्छा, इसमें आप लोगों का एक सवाल होगा स्पेशली नॉन माइक्रो वालों का कि सिफॉक्सिटिन की बेसिस पे मैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट क्यों डिक्लेयर करा रही हूँ। तो सिफॉक्सिटिन इज बेसिकली मेथिसिलिन का ही सरोगेट मार्कर, और बल्कि इट कॉजेज बेटर एक्सप्रेशन ऑफ दिस MECA वाली जीन इन विट्रो, तो इसीलिए सिफॉक्सिटिन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसकी डिस्क को। ठीक है, तो इफ सिफॉक्सिटिन इज रेजिस्टेंट तो मैंने मरसा डिक्लेयर कर दिया, यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट की बात मैंने कर दी। और MRSA पे क्या क्या नहीं काम करेगा, तमाम बीटा लैक्टम्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस लाइक ऑगमेंटिन वगैरह नहीं काम करेंगे अब। और लेकिन एक्सेप्ट सेफ्टारोलिन काम करेगी। ठीक है, और माइक्रो वालों को प्लीज़ ये बताओ, मुझसे ना एक दफ़ा सर ने पूछा था कि क्यों वाई नॉट सेफ्टारोलिन, तो सेफ्टारोलिन क्यों एक्सेप्शन है। तो ये बस एक पता है, बड़ा इन लोगों को पसंद का वाइवा का सवाल होता है, इसलिए क्योंकि सेफ्टारोलिन PPP2A से भी बाइंड करना बड़ा पसंद करती है, तो क्योंकि वो बेस पे बाइंड कर लेती है तो इस पर ऐड करती है, बजाय कि जो बाकी सारी दवाइयाँ हैं वो नहीं ऐड कर सकती। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर कोई भी बात है जो नहीं समझ आई या एक और दफ़ा आप ये चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ बता दें। ये बहुत पेट MCQ है, ये सिफॉक्सिटिन वाला बहुत दफ़ा MCQ कॉमन पेपर में आया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियशी इज कैटलिस्ट नेगेटिव। तो ये हमने वो जो पुराने बुढ़े बाबों वाली एक बात की थी कि उनको बड़ा ये सवाल पसंद है कि ऑल एंटेरोबैक्टीरियशी आर कैटलिस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट शिगेल्ला डिसेंट्री टाइप 1, ऑल आर ऑक्साइडाइज नेगेटिव एक्सेप्ट प्लाज्मोनास शिगेलोइडीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल वो बुढ़े बाबों वाले टिपिकल से सवाल है। अच्छा, और ग्रुप ऑफ 3 फीमेल्स आई हैं, उनको ना ब्लडी डायरिया हो गया है आफ्टर ईटिंग डिनर फ्रॉम अ लोकल स्पॉट। वन ऑफ देम तो प्रेग्नेंट थी और बेचारी को ना सेप्टिसीमिया हो गया और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गई।
यानी खाने के बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद प्रेग्नेंट वाली जो थी उसको सेप्टिसीमिया हो गया। ब्लड कल्चर पे स्मॉल एरोबिक मोटाइल ग्राम पॉजिटिव रॉड्स आपके पास आई हैं, टम्बलिंग मोटिलिटी वाली। तो ये कौन हो गया? टम्बलिंग मोटिलिटी। तो अंधाधुंध हमने लिस्टीरिया करा दिया। वैसे आदि भी जब उसने बात की थी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद अबॉर्शन अगर हो रही है तो ये लिस्टीरिया ही होना था। और क्यों स्पेशली प्रेग्नेंट बंदी में उसने क्यों इतना मसला कॉज करा दिया? क्योंकि स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो बड़ा आप प्रीडिस्पोज टू लिस्टीरिया होते हो। ठीक है, उसकी टम्बलिंग मोटिलिटी, एंड टू एंड, एंड ओवर एंड वाली मोटिलिटी, ये बहुत इसके लिए कॉमन है, कलाबाजियों वाली। ठीक है, अ यंग बॉय सस्टेन्ड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका फ्रैक्चर हो गया लेफ्ट रेडियस का, कल्चर पे होगा ऑरियस। तो कहता है ऑरियस का इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है प्रोटीन ए। तो प्रोटीन ए कैसे ऐड कराता है? तो प्रोटीन ए की जरा हम ऐसे करते हैं, तस्वीर देख लेते हैं। तो स्टेफ ऑरियस क्या करता है कि ये जो आईजीजी नहीं होता उसके जो एफसी वाला पोर्शन होता है, एफसी से हम फर्स्ट एड में क्या याद करते थे, एफसी से बनता था कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग वाला पोर्शन जिसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करानी थी। तो जब वो बेचारे एफसी वाले पोर्शन को ही उसे अपने साथ बाइंड करा लिया तो बेचारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्टिवेट हो, कैसे बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो। ठीक है, तो यही कि प्रोटीन ए क्या करती है स्टेफ ऑरियस की, एफसी रीजन ऑफ आईजीजी को बाइंड करा जाती है। ठीक है, तो इस जिसकी वजह से ऑप्सनाइजेशन बैक्टीरिया की नहीं होती, कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक्टिवेट नहीं होता जो बैक्टीरिया का काम तमाम करे। फिर 25-year-old सोल्जर्स, नो सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री, 1 डे हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस के साथ आया। एलपी आपने जब किया तो आपको ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई इनसाइड द पस सेल्स नजर आए, निसीरिया मेनिंजाइटिस डायग्नोस हुआ। तो इसका विलेंस फैक्टर क्या होता है जिसका स्प्रेड कॉज कराए? तो स्प्रेड वाला इसका, अच्छा निसीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नोमो की जब बात आ जाए ना तो 90% ऑफ द टाइम वो आपको उसके कैप्सूल की तरफ लेके जाना चाह रहा होगा। तो इवन अगर हम डायग्राम में भी देखें तो क्या वो चीज़ है जिसका फर्दर स्प्रेड करा रही है इतना ज़्यादा, तो वो इसका कैप्सूल ही है जिसको न्यूट्रोफिल्स को खाना ही नहीं दे रहा, जो एंटीफेगोसिटिक है। तो एंटीफेगोसिटिक होके आया तो इसलिए इधर तक इतनी दूर दूर तक फैला है ना वो। ठीक है, तो एड्स इन स्प्रेड कौन सा हो गया? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल उसका। सारा उसने इम्यून सिस्टम को एवेड करा लिया और वो फैल गया। अच्छा, 32-year-old मेल आया है, 3 weeks हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिव कफ, वेट लॉस। और जब आपने मिजिट वाले सिस्टम पे इसका कल्चर लगाया है, नॉन माइक्रो वालों को बस ये पता हो कि मिजिट एक लिक्विड मीडियम है टीबी के कल्चर के लिए। ठीक है, तो आपकी जो मिजिट की जो मशीन है उसने पॉजिटिव ग्रोथ फ्लैग की है 10 दिनों पे। तो कहते हैं मिजिट का क्या है प्रिंसिपल, तो इसमें हम ज़रा पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, होता यह है कि ये पूरी मिजेट की ट्यूब है। ठीक है, इससे पता है माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। तो अगर मैं बहुत ही हम सादा अल्फाज में इसकी बात करें कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है, तो जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ नीचे क्वेंच होकर पड़ा हुआ होता है। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड है तो वो फ्री नहीं होगा, तो फ्लोरेसेंस नहीं ना डिटेक्ट हो रही होगी। तो ये नेचुरल स्टेट में होता है कि वो ऑक्सीजन बाउंड, ऑक्सीजन क्वेंच होके एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब बैठी होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर टीबी हो गए तो टीबी तो ऑब्लिगेट एरोब था, वो तो ऑक्सीजन बहुत पसंद से खाता था, तो वो ऑक्सीजन सारी को खा जाएगा और उल्टा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो अब उतर गई जो कि इसको नीचे क्वेंच होकर बाउंड होकर रख रही थी। तो जब ऑक्सीजन उतर गई तो ये सारा फ्लोरेसेंट कंपाउंड फ्री हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो बन के ऊपर चली जाती है और सारा जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड है वो फ्री हो गया, तो वो बहुत हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और फ्लोरेसेंस शो करना शुरू कर देता है, जो कि फिर आपकी मशीन डिटेक्ट कर लेती है फ्लोरेसेंस को सेंसर से। ठीक है, तो बस यही हो गया कि ऑक्सीजन क्वेंचिंग सिस्टम है कि ऑक्सीजन जब वो ऑक्सीजन इस फ्लोरेसेंट कंपाउंड को नीचे क्वेंच करके रखता है, तो जब बैक्टीरिया आएगा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो तो ऑक्सीजन को खा जाएगा, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, फ्लोरेसेंट कंपाउंड अलग होगा और वो सेंसर से डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस। अच्छा, ये ना मैंने जस्ट इन केस लगा दिया था, ये माइक्रो वालों से ना बड़े पसंद से पूछते हैं कि जी बताएं वो 7H9 वो जो फ्लोरोक्रोम कंपाउंड है उसका नाम क्या है। ये पार्ट 2 के ना टॉक्स में भी आया हुआ था, तो इसका प्लीज़ रट्टा मार लीजिएगा। A 60-year-old immunocompromised patient presented with 5 days history of fever, purulent cough, breathlessness. स्पूटम तो नेगेटिव था AFP के लिए, चौकी वाइट कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर आ रही थी जो कि नोकार्डिया था। हमने पहले भी ऐसी पिक्चर देखी थी कि चौकी वाइट किसकी कॉलोनीज होंगी, नोकार्डिया की। तो कहते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट है, तो नोकार्डिया की ट्रीटमेंट के लिए और एक्टिनोमाइसिस के लिए हमने क्या एक नमूनिक याद किया हुआ है, हमने याद किया हुआ है स्नैप यानी S4 सल्फोनामाइड, जिसका हमारे पास क्या दवाई है, कोट्रामोक्साजोल और यानी SN यानी सल्फोनामाइड्स फॉर नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस के लिए पेनिसिलिन। ठीक है, स्नैप। तो इसके लिए हम लोगों ने कोकॉट कर ली जो सल्फर ड्रग थी। ठीक है, चौकी वाइट कॉलोनीज नहीं भूली नोकार्डिया की, ये भी ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ब्रांचिंग।
25-year-old student presented with history of fever, headache, fine macular rash covering his body, limb, palm वगैरह. माउंटेन एरिया में वो ट्रैवल कर रहा था. आप सस्पेक्ट कर रहे हो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. तो कहते हैं कि आप क्या क्या हिस्ट्री पूछोगे. तो ज़रा हल्का सा इधर से रिव्यू करते हैं कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कौन कॉज करा रहा था. रिकेट्सिया रिकेट्सी. तो रिकेट्सिया रिकेट्सी किस तरह हमने कहा था इतने ज़्यादा टीज आ रहे हैं तो उसका वेक्टर कोई टिक ही होगा, वो भी टी से ही स्टार्ट हो रहा होगा. तो आप उससे क्या हिस्ट्री लोगे कि यार आपको किसी टिक ने तो नहीं काटा था. ठीक है. अच्छा फिर 30-year-old मेल नोन हिस्ट्री ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज. अच्छा ये वाला ना एमसीक्यू माइक्रो वालों के लिए, नॉन माइक्रो वालों के लिए बिल्कुल ही नहीं है. खैर आधी बात उसने माइक्रो वालों के लिए इसी में कर दी है जो वो कह रहा है कि नॉन हिस्ट्री ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज. इमरजेंसी में वो आया है. ब्लड कल्चर्स आपने एरोबिक एनारोबिक दोनों ले लिए हैं. जो एरोबिक वाला है वो ब्लड और चॉकलेट पे लगा दिया है. पिटेड कॉलोनीज आपको एगर पे नजर आ रही हैं. ऑर्गेनिज्म कैटलेज नेगेटिव बट ऑक्सीडेज एंड एंडोल पॉजिटिव. तो कहते हैं कि ये कौन है. अच्छा ये जो ये कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज है ना, तो हार्ट डिजीज इसीलिए इसका नाम पड़ा कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज में ज़्यादा प्रीडिस्पोज कराता है इन्फेक्शन. तो कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस, कार्डियोबैक्टीरियम. तो आधी तो इसकी हिंट उसने इसी में दे दी. फिर जब उसने कहा कि पिटेड कॉलोनीज होती हैं तो पिटेड कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस की हैं. ठीक है, इस तरह की काइंड ऑफ आपको नजर आती हैं. ठीक है, तो ये आगे जब उसने इंडोल भी पॉजिटिव करा दिया तो उसने बहुत ही आपको स्पेसिफिक बात उसकी कर दी है कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस की. और कार्डियो वाली साउंड से उसका ऑक्सीडेज पॉजिटिव होना याद कर लें. ठीक है. अच्छा ये ना बेले एंड स्कॉट का टेबल है. कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस में एंडोकार्डाइटिस स्पेशली इन दोज विद कार्डियक के पहले के मसले नहीं भूलना. ठीक है. अच्छा फिर 15-year-old बॉय 7 days हिस्ट्री ऑफ फीवर, मैलेस, स्वोलन राइट हैंड एंड लिम्फेडिनोपैथी ऑफ राइट आर्म एंड एक्सिला. यानी लिम्फेडिनोपैथी हुई उसको बाजू की. और हिस्ट्री वो देता है कि पेट कैट थी उसके पास. विच पैथोजन इज लाइकली सस्पेक्टेड. तो पेट कैट के साथ हम जब सेलुलाइटिस मेलाइटिस की बातें करते थे, कैट बाइट की जब हम बात करते थे तो वो क्या होता था, वो पास्चुरेला मल्टोसिडा होता था जो कैट बाइट के साथ एसोसिएटेड होता था. ठीक है. अच्छा फिर है 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट प्रेजेंटेड विद 1 week हिस्ट्री ऑफ फीवर, मैलेस, ड्राई कफ, डिफ्यूज लंग इन्फिल्ट्रेट थे. अच्छा अब देखिए एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है. एक तो ये कि यंग पेशेंट आया नमूनिया के साथ, ड्राई कफ है. आमतौर पे नमूनिया पे ड्राई कफ नहीं होती, नमूनिया की बड़ी गंदी प्रोडक्टिव कफ होती है. और डिफ्यूज लंग इन्फिल्ट्रेट, वो ये नहीं कह रहा कि लोबार नमूनिया. शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड विद टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन क्योंकि फिजिशियन को लग रहा है ये कोई ऐसा ही ऑर्गेनिज्म होगा, कोई गंद बला ही होगा जो एटिपिकल नमूनिया इस तरह का कॉज करा रहा है. तो ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको कौन सस्पेक्ट कर रहा है वो. अच्छा अगर हम इधर एटिपिकल नमूनिया की कॉजेज देखें तो हमारे पास ये 3 आ जाते हैं. तो इस बेचारी को कोई वो एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ शीप वाली तो हिस्ट्री था नहीं. ये तो बेचारा कॉलेज स्टूडेंट है. कोक्सेला बर्नेटिस को कैसे होना था, क्यू फीवर इसको कैसे होना था. तो हम बच गए माइकोप्लाज्मा और लीजनएला का. तो लीजनएला का यूजली जब आएगा तो वो इस तरह का होगा कि सारे बुढ़े थे, वो कॉन्फ्रेंस पर गए, कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस में एसी थे और सब इकट्ठे बीमार हो गए. उसका यूजली इस तरह की वो आपको हिंट देगा. बट एक और जो बात इसको कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर रही है वो ये है कि एल फॉर लोबार, एल फॉर लीजनएला. Although an agent of atypical pneumonia, Legionella typically causes lobar pneumonia. तो ये तो इधर diffuse lung infiltrate बता रहा है, तो ये mycoplasma pneumonia बनता है. ठीक है. फिर 10-year-old girl developed fever and sore throat. वो ऑगमेंटिन सिरप ले रही थी. अच्छा गले खराब होने के बाद उसको ना जॉइंट पेन डेवलप हो गई, हार्ट में मरमर आ गया. तो यानी ये रोमैटिक फीवर प्रोबेबली ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हो रहा है. ये जो बात बता रहा है, हमने बात की थी जब भी गले खराब के बाद इधर उसको कोका कोला कलर्ड यूरिन आ जाए या उसको हार्ट में मरमर आना शुरू हो जाए तो रोमैटिक फीवर और अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पायोजेनिस नहीं भूलना. तो कहते हैं किस एंटीजन को आप यूज कर सकते हो इन दिस टेस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन. तो पायोजेनिस का हमारे पास थैंकफुली ऑप्शन ही एक बन रहा है, एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. लेकिन ये ना सवाल उसका काइंड ऑफ थोड़ा सा गलत है क्योंकि आप इसको एज एन एंटीजन लैब टेस्ट में नहीं यूज़ करते. जो आप एएसओ टाइटर करा रहे होते हो उसमें तो आप एंटी वो तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ वाले टॉक्सिन के खिलाफ होता है. तो काइंड ऑफ थोड़ी सी इसकी अंग्रेजी इसकी गलत थी लेकिन ये बन सी ही रहा है. अच्छा ये भी माइक्रो वालों के लिए है. अ यंग मेडिकल स्टूडेंट फिशिंग कर रहा था खानपुर डैम पे. फिशिंग के दौरान उसको ना प्रिक लग गया फिश के बार्ब से और उसके लेफ्ट आर्म में पंक्चर हो गया. उसके बाद तो उसके बहुत भी उसको बुखार हो गया, बाजू स्वेल कर गया. आपके पास आए हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ब्लड मकॉनकी पे उग रहे हैं. इंडोल पॉजिटिव H2S पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव H2S पॉजिटिव. ये बहुत इसका ना कैरेक्टरिस्टिक. और जो उसने कह दी ना फिश बार्ब से उसको इंजरी हुई है, ये एक ही बंदा बन रहा है. ये बन रहा है एडवर्ड सेलार टार्डा. ठीक है, जो कि
फिश बार्ब इंजरी ज़रूरी सी इसकी होगी, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया कि फिश हैंडल्स डिजीज़। ठीक है, तो वाटर बोर्न पैथोजेंस में इसका नाम नहीं भूलना, प्रिक वाली इंजरियों में। और जब वो के इंडोल पॉजिटिव, H2S पॉजिटिव इसका बहुत फेवरेट है, तो ये बातें नहीं भूलनी माइक्रो वालों ने। नॉन माइक्रो वाले बेशक इसको बस रट्टा मार लें। अच्छा, 24-year-old एडल्ट था, 30% बर्न्स के साथ। अच्छा, बर्न के बाद हमने बात क्या की हुई है, किस पर टिक लगा देना है, तो आधा तो हम लोगों ने सूडोमोनास का इधर से डायग्नोसिस बना लिया। आगे जब वो कह रहे हैं कल्चर वाज टेकन, तो यील्डेड ग्रोथ ऑफ ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, तो ये तो हमारा पक्का हो गया सूडोमोनास। फिर 32-year-old पेशेंट था, प्रोडक्टिव कफ, लो ग्रेड फीवर, आपने उसको 5 ट्यूबरकुलिन स्किन यूनिट लगा दी हैं और अब उसकी ड्यूरेशन 15 mm की आ गई, यानी प्योर मतलब पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। तो क्या मैकेनिज्म होता है इसका, तो हम बार बार जब भी इसकी बात करते हैं, हम CD4 रिस्पॉन्स की बात करते हैं, हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से आपसे वो ये पूछेगा कि मोंटूस का बेसिस क्या है, लेकिन यही होगा उसका आंसर कि CD4 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये इसका टेस्ट का बेसिस बनाती है। अच्छा, फिर 15-year-old गर्ल OPD में आई है। अकॉर्डिंग टू हर मदर शी स्टार्टेड हैविंग कंप्लेंट्स ऑफ सिवियर हेडेक, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस, लंबर पंक्चर पे ग्राम नेगेटिव एनकैप्सुलेटेड रॉड्स नजर आई हैं जो कि चॉकलेट एगर पे उग रही हैं, यानी उनको फैक्टर 5 और फैक्टर 10 दोनों चाहिए। तो ये कौन है जो सिर्फ चॉकलेट एगर पे उगता है? हमने क्या डीडीज बात की है मैं सिर्फ चॉकलेट एगर के, एक हेमोफिलस इन्फेंसी और एक नेज़ीरिया मेनिंजिटिस। तो अब जब उसने कह दिया कि रॉड्स हैं, तो रॉड पे तो बेचारे मेनिंजिटिस का डायग्नोसिस निकल गया, वो तो ग्राम नेगेटिव कोकस होता। तो ये रॉड्स की अगर बात है तो हेमोफिलस इन्फेंसी ही है। वैसे अगर वो कोको बैसिलाई कह देता तो ज़्यादा प्यारी बात हो जाती, बट चलो ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये चॉकलेट पे हेमोफिलस का उगना और नेज़ेरिया का उगना, ये बड़ी पसंद की बात है। फिर वो कहता है 15-year-old OPD में आया है, नाइट स्वेट, इवनिंग पायरेक्सिया, ड्राई कफ और बड़ा ही बेचारे का ना वेट लॉस हुआ। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स उसके बड़े हुए थे। ही ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ एक्सपेक्टोरेटिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइटेड स्पूटम इन द मॉर्निंग। ग्राम स्टेन पे तो कुछ भी नहीं मिला, जेडन स्टेन पे आपको पिंक रॉड्स नजर आना शुरू हो गई हैं। तो वो कौन है जो जेडन पे पिंक नजर आता है, कौन है जो जेडन पे एसिड फास्ट नजर आता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अच्छा, ये पता नहीं मैं हेमोफिलस बेचारे का इधर क्यों पेस्ट कर दिया कि ऊपर होना चाहिए था। खैर, ये वही कि पैराइन्फ्लुएंजी नीड्स 5 फैक्टर V, हेमोफिलस ड्यूक्राई नीड्स 10 फैक्टर 10, और इन्फ्लुएंसी को दोनों चाहिए होते हैं। और ये देख भी लें, इस तरह ना हम लैब में फैक्टर्स की डिस्कें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो हम ये एगर की प्लेट पे लगा देते हैं, मुलर हिंटन एगर पे लगा देते हैं, पूरी प्लेट पे हेमोफिलस मतलब जो आपका सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है आप पूरी प्लेट पे मल देते हो, फिर आप ऊपर ये डिस्कें लगाते हो, तो आप देखते हो किस किस के इर्द गिर्द ग्रोथ आ रही है। तो देखें यहाँ पे X और V यानी दोनों के इर्द गिर्द ग्रोथ आ रही है, तो इससे आप हमने प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बना लिया यार कि अगर दोनों के इर्द गिर्द आ रहा है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन वाला आ रहा है, तो ये फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी होगा कि इसको दोनों फैक्टर्स चाहिए थे। अगर खाली इधर आता तो मैं कहती P for 5 यानी पैरल इन्फ्लुएंसी, खाली इधर आता तो मैं कहती 10, बट 10 अगर इधर आता तो 10 इधर भी आता, 5 इधर आता तो 5 इधर भी आता। ठीक है, तो ये प्लीज़ माइक्रो वाले ज़रूरी है कॉन्सेप्ट याद रखें, ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था। 27-year-old वुमन की ना एपेंडेक्टमी हुई है, तो पस कल्चर पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर आए, यानी स्टाफिलोकोकस आया। आइसोलेट इज डिक्लेयर्ड टू बी मर्सा, तो MRSA आप किस डिस्क पे कहते हो? तो ये अगेन एंड अगेन हमने कवर किया है। MEK-A जीन जो कि एक बैक्टीरिया को MRSA बना देती है, जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A में चेंज कर देती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सी डिस्क यूज़ करते हो? आप सिफॉक्सेटिन की डिस्क यूज़ करते हो। इफ सिफॉक्सेटिन इज रेजिस्टेंट यू विल डिक्लेयर इट एज MRSA। ऑक्सासेलिन नहीं चूज़ करना, सिफॉक्सेटिन ही चूज़ करना है। ठीक है, बहुत लोगों के रिकॉल्स में ऑक्सासेलिन पता नहीं क्यों चूज़ हुआ है। तो फॉक्सेटिन की 30 माइक्रोग्राम की आप डिस्क लगाते हो। ठीक है, ओके, आज का लास्ट MCQ। 28-year-old हाउसवाइफ, 3rd डिग्री बर्न। बर्न की बात हो गई तो आधा ही हमारा क्या डायग्नोसिस बन गया, सूडोमोनास का। ठीक है, लेकिन चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। ग्रीनिश कलर्ड पस आ रही थी और म्यूकॉइड कॉलोनीज उगी ऑन ब्लड एगर। तो कहते हैं आप नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करोगे? तो हम अगर सूडो से सस्पेक्ट करें तो सूडो के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, आमतौर पर ना इसमें वो ये भी बात बता देता है कि ग्रीनिश पस थी, ब्लूइश पस थी, ब्लू यूरिन हो गया, इस तरह की वो बातें कर सकते हैं। तो ऑल विल पॉइंट टुवर्ड्स सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनास का ऑक्सीडेज प्लीज़ नहीं भूलना, जिस तरह इकोलाई का इंडोल नहीं भूलना, एडवर्डसिला टार्डा का H2S नहीं भूलना, सूडोमोनास का ऑक्सीडेज नहीं भूलना, और एसिनेटोबैक्टर का नॉन मोटाइलोना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए ओके, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ।